वेलकम टू मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 में मैंने तुम्हारा सड़ा हुआ माइंडसेट ठीक किया। मॉड्यूल 2 में मैंने तुम्हें बताया कि कचरा आइडिया से कैसे बचना है और अपने टॉप आइडियाज का बैंक कैसे बनाना है। पर सिर्फ एक फाड़ू आइडिया होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हारी वीडियो चल ही जाएगी। आइडिया सिर्फ एक कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल है। उस कच्चे माल को एक ऐसी डिश में कन्वर्ट करना जिसे ऑडियंस उंगलियां चाट कर खाए, वो काम स्क्रिप्ट करती है। पर 99% नए क्रिएटर्स स्क्रिप्टिंग के नाम पे क्या करते हैं? उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो गूगल डॉक्स खोलते हैं और अंधाधुंध टाइप करना शुरू कर देते हैं। जो दिमाग में आ रहा है बस उसे ही पेलम पेल लिखे जा रहे हैं। एक पूरा ऐसे लिख मार के सोचते हैं वाह क्या स्क्रिप्ट लिखी है, और इसलिए ही तुम्हारी वीडियोस पे सिर्फ 50 व्यूज आते हैं। तुम्हें लगता है कि वर्ड्स लिखना स्क्रिप्टिंग है। स्क्रिप्टिंग शब्दों का खेल नहीं है, स्क्रिप्टिंग साइकोलॉजी का खेल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्क्रिप्टिंग शब्दों का गेम नहीं है, स्क्रिप्टिंग साइकोलॉजी का गेम है। और इस गेम को समझने के लिए, इस गेम में जीतने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस मैदान को समझना पड़ेगा जिस मैदान में तुम लड़ने वाले हो। इस चैप्टर में हम 3 चीजें कवर करेंगे। पहली, प्लेटफॉर्म साइकोलॉजी यानी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के व्यूअर का दिमाग कैसे अलग अलग काम करता है। दूसरी, स्क्रिप्ट का हिडन स्केलेटन यानी कि हर स्क्रिप्ट के अंदर छुपा हुआ 4 पार्ट्स का ढांचा। और तीसरी, प्री राइटिंग क्लैरिटी यानी वो 6 सवाल जो एक सिंगल वर्ड टाइप करने से पहले क्लियर होने चाहिए। ये 3 चीजें मिलकर तुम्हारा स्क्रिप्टिंग फाउंडेशन बनती है। प्लेटफॉर्म साइकोलॉजी, रील वर्सेस लॉन्ग फॉर्म का दिमागी फर्क। ज्यादातर क्रिएटर्स एक सबसे घटिया गलती करते हैं, वो एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसकी 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, फिर उसी स्क्रिप्ट को काट कर फास्ट फॉरवर्ड करके उसकी 60 सेकंड की रील बना देते हैं और इंस्टाग्राम पे पेल देते हैं। या फिर रील वाले फॉर्मेट को खींचातानी करके 8 मिनट की यूट्यूब वीडियो में घुसाने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं दोनों नाव में पैर रखना। और जो ऐसा करता है ना, उसकी पैंट फटना तय है। तुम फेल इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे बैठी हुई ऑडियंस की साइकोलॉजी का फर्क ही नहीं पता। इंस्टाग्राम खोलने वाले इंसान को इमेजिन करो, वो शायद टॉयलेट सीट पे बैठा है, या मेट्रो में धक्के खा रहा है, या रात को सोते वक्त लाइट्स ऑफ करके बेड पे लेटा है। उसकी साइकोलॉजी को समझो। उसका अटेंशन स्पैन एक मछली से भी कम है, कमिटमेंट लेवल 0 है। वो तुम्हारी वीडियो देखने नहीं आया था, वो बस माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा था। उसका अंगूठा ऑलरेडी स्क्रीन पे होवर कर रहा था और अगले स्वाइप के लिए एकदम रेडी था। उसे कोई डीप ज्ञान नहीं चाहिए, उसे क्विक डोपामीन हिट चाहिए। उसे इंस्टेंटली हंसना है, शॉक होना है, या कोई क्विक हैक जानना है। अगर तुम इस इंसान के सामने आकर बोलना शुरू करोगे तो दोस्तों आज हम इस डीपली फिलोसॉफिकल टॉपिक पे बात करेंगे कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। स्वाइप, तुम खत्म। 1 सेकंड में उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। इंस्टाग्राम पे व्यूअर नहीं होता, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलर होता है। स्क्रॉलर और व्यूअर में फर्क समझो। व्यूअर चूजेस, स्क्रॉलर ड्रिफ्ट्स। व्यूअर इन्वेस्ट्स, स्क्रॉलर सैंपल्स। व्यूअर्स सेटल, स्क्रॉलर्स कीप मूविंग। इसलिए इंस्टाग्राम स्क्रिप्टिंग में सबसे पहला काम होता है थंब रो को। हेलो गाइस, ये सब नहीं, बैकग्राउंड बिल्डअप नहीं, पहले वर्ड से ही अटैक करना होता है, पहले वर्ड से ही शुरुआत करनी होती है। अब YouTube लॉन्ग फॉर्म व्यूअर को इमेजिन करो। जब कोई इंसान YouTube पे एक 10 या 15 मिनट की वीडियो पे क्लिक करता है तो उसने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है। उसने तुम्हारा थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा और डिसाइड किया कि हाँ, मैं अपने दिन के आने वाले 10 मिनट इस बंदे को देने के लिए तैयार हूं। उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। अटेंशन स्पैन हाई, वो टाइम इन्वेस्ट करने आया है। कमिटमेंट लेवल हाई, वो लिटरली बैठकर स्क्रीन रोटेट करके फुल स्क्रीन में वीडियो देखने आया है। उसे डीप वैल्यू चाहिए, उसे एंटरटेनमेंट की पूरी मील चाहिए, ना कि सिर्फ एक क्विक स्नैक। वो डिटेल में जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था। बेस्ट एनालॉजी ये है, इंस्टाग्राम एक क्राउडेड बाजार है। शोर, मूवमेंट, फ्लैश, नॉइज, पासिंग ट्रैफिक। वहां तुम्हें आवाज लगानी पड़ती है कि इधर देख। यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस एक मीटिंग की तरह हैं, जहां बंदा कुर्सी खींच के बैठा है और कह रहा है कि बोल क्या है, बता, पूरी बात बता, क्या मैटर है। अब सोचो, बाजार वाली स्क्रिप्ट मीटिंग में कैसे काम कर पाएगी? चीप, लाउड, एग्जॉस्टिंग। मीटिंग वाली स्क्रिप्ट बाजार में कैसे काम कर पाएगी? स्लो, डेड, इग्नोरेबल। यही कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म मैट्रिक्स कहलाता है। तो अपने दिमाग में ना इस लाइन का टैटू बनवा लो कि रील स्क्रिप्ट इज इक्वल टू पंच और लॉन्ग वीडियो की स्क्रिप्ट इज इक्वल टू कहानी। पंच मतलब एक झटका, एक इमोशनल स्लैप, एक इंस्टेंट वाह। इसमें कोई हेलो गाइस नहीं होता, कोई बैकग्राउंड बिल्डअप नहीं होता, पहले वर्ड से अटैक। 1 मिनट के अंदर ही प्रॉब्लम, शॉक और सॉल्यूशन देकर निकल जाओ। नो ब्रीदिंग स्पेस, फास्ट कट्स, फास्ट वर्ड्स। कहानी मतलब जर्नी, नरेटिव, बिल्डअप, ट्विस्ट, पे ऑफ, इमोशनल कनेक्शन। अगर तुम 15 मिनट तक व्यूअर को कंटिन्यूअसली पंच मारते रहोगे रील्स की तरह फास्ट एडिटिंग और चिल्लाने वाली आवाज में, तो व्यूअर को हेडेक हो जाएगा और वो वीडियो बंद कर देगा। लॉन्ग फॉर्म में तुम्हें उन्हें एक कहानी सुनानी पड़ती है, पेसिंग को कंट्रोल करना पड़ता है, कभी आवाज धीमी करनी पड़ती है, कभी टेंशन बिल्ड करना पड़ता है। रील को कहानी बनाओगे, मर जाएगी। लॉन्ग फॉर्म को पंच मशीन बनाओगे, थक जाएगी। जब एक क्रिएटर यूट्यूब की कहानी को रील में डालता है, स्क्रॉलर बोर होके भाग जाता है क्योंकि हुक बहुत स्लो था। लोग और बाकी क्रिएटर्स पूछते हैं मुझसे कई बार कि यार ये जो आप रील्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, ये यूट्यूब पे जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं उनमें से काट काट के डाल देते होंगे ना। और ये सुनते ही मुझे अबे साले वाला मीम याद आ जाता है। रूल नंबर 1 ऑफ स्क्रिप्टिंग चीट कोड्स,
अपना मैदान अपने हिसाब से चुनो और उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से अपने शब्दों का हथियार तैयार करो। मिक्सिंग करने वाला इंसान इस गेम का सबसे बड़ा मूर्ख है। अब आते हैं स्क्रिप्टिंग के सबसे बड़े सीक्रेट पे। तुम किसी भी टॉप क्रिएटर की वीडियो देखते हो, चाहे वो प्रोफेसर ऑफ हाउ हो, ध्रुव राठी हो, मिस्टर बीस्ट हो, कोई भी हो, तो तुम्हें सिर्फ उनके विजुअल्स, एक्सप्रेशंस और आवाज सुनाई देती है। तुम्हें लगता है वो बस नेचुरली बोलते जा रहे हैं। तुम्हें वो नहीं दिखता जो उस वीडियो की चमड़ी के नीचे छुपा हुआ है। हर वायरल वीडियो के अंदर एक हिडन स्केलेटन होता है। जैसे इंसान के शरीर के अंदर हिडन रूप में हड्डियां होती हैं, दिखती नहीं है लेकिन शरीर उसके भरोसे ही खड़ा है। अगर हड्डियां नहीं होंगी शरीर नीचे गिर जाएगा। 90% क्रिएटर्स की स्क्रिप्ट फ्लॉपी इसलिए होती है क्योंकि उस स्क्रिप्ट में कोई ढांचा नहीं होता। वो सिर्फ मांस का एक लोथड़ा है जो रैंडम बातों से भरा हुआ है। उसके अंदर स्टार्टिंग कहां हो रही है, क्या बोला जा रहा है, बीच में क्या है, क्या बोला जा रहा है, एंडिंग कहां पे हो रही है, क्या बोला जा रहा है, इस बारे में लिखने वाले को खुद नहीं पता होता। दुनिया की हर सक्सेसफुल स्क्रिप्ट चाहे शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो, सिर्फ इस 4 पार्ट स्ट्रक्चर पर खड़ी होती है। पहला पार्ट हुक। ये तुम्हारी वीडियो के पहले 3 से 5 सेकंड्स हैं। इसका एक ही मकसद है, व्यूअर के कॉलर को पकड़कर उसे खींच लेना ताकि वो स्क्रॉल ना कर सके। अनस्ट्रक्चर्ड क्रिएटर बोलेगा नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, आज हम व्यूअर गोन। स्ट्रक्चर्ड क्रिएटर बोलेगा तुम्हारा बैंक तुम्हें लिटरली लूट रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है, बूम, कॉलर ग्रैब्ड। हुक का काम है ये कहना कि रुक, यहाँ कुछ इंपोर्टेंट है। दूसरा पार्ट प्रॉमिस। हुक के बाद व्यूअर पूछेगा मैं क्यों रुकूं, मुझे क्या मिलेगा। यहाँ तुम उसे गारंटी देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगले 5 मिनट में मैं तुम्हें ऐसे 3 हिडन बैंक चार्जेस बताऊंगा जो तुम्हारे हजारों रुपए खा रहे हैं और उन्हें लीगली कैसे रोकना है। अब व्यूअर के दिमाग में एक ओपन लूप बन गया। उसने टाइम इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लिया क्योंकि प्रॉमिस क्रिस्टल क्लियर है। वीक प्रॉमिस का मतलब होता है ऐसी बातें बोलना कि और इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। ये वेग है, ये किसी को रोकता नहीं है। तीसरा पार्ट बॉडी। ये तुम्हारी वीडियो का मेन कंटेंट है। यहां तुम वो सब बताओगे जो तुमने प्रॉमिस किया था, पर ध्यान रहे बॉडी रैंडम डंप नहीं होती। स्ट्रॉन्ग बॉडी में प्रोग्रेशन होती है, सीक्वेंस होता है, लॉजिक होता है, स्टोरी होती है, एग्जांपल्स होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, रिदम होता है। अगर बॉडी में भटक गए तो व्यूअर बोर होकर ड्रॉप ऑफ कर जाएगा। बॉडी का काम है प्रॉमिस फुलफिल करना। चौथा पार्ट क्लोज, वीडियो का एंड। ज्यादातर क्रिएटर्स यहां आकर भीख मांगने लगते हैं। तो दोस्तों प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। व्यूअर एंड का सिग्नल आते ही वीडियो बंद कर देता है। एक स्ट्रक्चर्ड क्रिएटर का क्लोज हमेशा इंपैक्टफुल होता है। वो व्यूअर को एक सॉलिड कंक्लूजन देता है, इमोशनल पीक क्रिएट करता है और इमीडिएटली उसे चैनल की किसी और वीडियो पे भेजता है। ये 4 हड्डियां हैं, हुक, प्रॉमिस, बॉडी, क्लोज। जब भी तुम स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो, अंधे घोड़े की तरह टाइप मत करो। पहले अपने पेज पे ये 4 हेडिंग्स डालो, फिर इन बॉक्सेस के अंदर अपना कंटेंट फिल करो। अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट में ये स्ट्रक्चर नहीं है तो तुम्हारी वीडियो टेक्निकली अपाहिज है, वो दौड़ नहीं सकती। अब स्क्रिप्टिंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी कि सबसे बड़ी उलझन ये है कि स्क्रिप्ट लिखना शब्दों से शुरू नहीं होता, स्क्रिप्ट लिखना क्लैरिटी से शुरू होता है। जब एक नया क्रिएटर गूगल डॉक खोलता है ना, तो उसका ब्लैंक पेज उसे डरा देता है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन होता है। वो 10 लाइन लिखता है, फिर डिलीट करता है, फिर लिखता है, फिर डिलीट करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसने प्री राइटिंग क्लैरिटी का प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया। तुम एग्जाम हॉल में बिना पढ़े आंसर शीट लिखने की कोशिश कर रहे हो। मोस्ट क्रिएटर्स पुअर राइटर्स नहीं होते, मोस्ट क्रिएटर्स प्री मैच्योर राइटर्स होते हैं। वो सोचते हैं राइटिंग से क्लैरिटी आएगी और कभी कभी आती भी है, पर मोस्ट केसेस के अंदर राइटिंग से केओस आता है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो राइटिंग बस केओस का ट्रांसक्रिप्शन बन जाती है। एक टॉप 1% क्रिएटर अपना कीबोर्ड टच करने से पहले एक पीस ऑफ पेपर पे इन 6 सवालों के क्लियर और शार्प आंसर्स लिखता है। ये स्क्रिप्ट राइटिंग का मेरा पर्सनल ब्लूप्रिंट है। मेरे पास जब तक इन 6 सवालों के क्लियर आंसर्स नहीं होते, मैं अपने गूगल डॉक में एक शब्द तक नहीं लिखता। पहला सवाल, आइडिया। एग्जैक्टली क्या कवर कर रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट इसका एंगल क्या है। फजी आइडिया का एग्जांपल है, मैं फिटनेस पे वीडियो बनाऊंगा, ये कचरा है। क्रिस्टल क्लियर आइडिया होगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सुबह खाली पेट कार्डियो करना क्यों फैट लॉस के लिए एक मिथ है। अगर आइडिया फजी है तो स्क्रिप्ट भी तो फजी ही होगी। दूसरा सवाल, ऑडियंस। तुम कैमरे के आगे किससे बात कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में एक स्पेसिफिक चेहरा होना चाहिए। अगर तुम टेक समझा रहे हो तो क्या तुम एक 50 साल के अंकल से बात कर रहे हो जिसे व्हाट्सएप चलाना मुश्किल लगता है, या एक 20 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट से। दोनों के लिए वोकैबुलरी, वर्ड्स और टोन बिल्कुल अलग होगी। किससे बात कर रहे हो डिफाइन करो। तीसरा सवाल, इमोशन। जब व्यूअर तुम्हारी वीडियो देख रहा होगा तो उसके अंदर कौन सा केमिकल रिलीज होना चाहिए। क्या उसे डर लगना चाहिए जैसे प्रोफेसर ऑफ हाउ की पेट्रोल पंप फ्रॉड्स वीडियो में। क्या उसे गुस्सा आना चाहिए किसी सिस्टम पे या फिर किसी पॉलिटिशियन पे, या फिर क्या उसे इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। अगर तुम्हारा कंटेंट इमोशनलेस है तो वो एक विकिपीडिया पेज है, और विकिपीडिया पेज कोई मजे लेकर नहीं पढ़ता। चौथा सवाल, प्रॉमिस। लिखने से पहले खुद से पूछ लो ना, मेरे व्यूअर को अपना 10 मिनट देने के बदले में क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उसका क्या फायदा है। अगर व्यूअर का फायदा ही क्लियर नहीं है तो आइडिया रिजेक्ट करो। पांचवा सवाल, थंबनेल। याद करो मॉड्यूल 2 का चैप्टर 4, थंबनेल फर्स्ट रूल। स्क्रिप्ट खोलने से पहले दिमाग में थंबनेल का विजुअल लॉक होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक क्लिकेबल हाई
हाई क्यूरियोसिटी विजुअल इमेज दिमाग में नहीं है तो स्क्रिप्ट मत लिखो, क्योंकि अगर कोई क्लिक ही नहीं करेगा तो जो तुमने स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाई है उसको देखेगा कौन। छठा सवाल, व्यूअर टेक अवे। जब वीडियो खत्म होगी और व्यूअर अपने फोन की स्क्रीन लॉक करके जेब में डालेगा तो उसके दिमाग में वो एक सिंगल सेंटेंस क्या होना चाहिए, वो जो तुम्हारी वीडियो से लेकर जाएगा, तुम्हें उसे क्या सिखाना है। अगर वीडियो का एंड गोल क्लियर नहीं है तो स्क्रिप्ट हवा में भटकती रहेगी। ये 6 सवाल हैं, आइडिया, ऑडियंस, इमोशन, प्रॉमिस, थंबनेल और व्यूअर टेक अवे। इन 6 में से अगर एक भी अनक्लियर है तो डॉक मत खोलो। क्लैरिटी बिफोर वर्ड्स, यही इस चैप्टर का, यही स्क्रिप्ट राइटिंग का परमानेंट लॉ है। ध्यान से सुनो, ये चैप्टर तुम्हारे पूरे स्क्रिप्टिंग मॉड्यूल का बेस है। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि रील में पंच मारना है और यूट्यूब पे कहानी सुनानी है। इन्हें मिक्स करने वाला इंसान इस गेम का सबसे बड़ा मूर्ख है। मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट की खुफिया हड्डियां दिखा दी हैं, हुक, प्रॉमिस, बॉडी, क्लोज, जिनके बिना तुम्हारी स्क्रिप्ट एक जिंदा लाश है। और सबसे बढ़कर मैंने तुम्हें बता दिया है कि आशिकी में खत लिखने की तरह अंधाधुंध टाइपिंग शुरू मत करो। पहले उन 6 प्री राइटिंग क्लैरिटी क्वेश्चंस के जवाब पेपर पे लिखो। स्क्रिप्टिंग एक आर्ट बाद में है, एक साइंस और साइकोलॉजी पहले है। अब तुम्हारा काम, आज ही अपना फोन या लैपटॉप उठाओ। अगली वीडियो जिसका तुमने आइडिया बैंक में टॉपिक फाइनल किया है उसका कोई डॉक मत खोलना। एक पेन और पेपर लो, उस पे लिखो आइडिया, ऑडियंस, इमोशन, प्रॉमिस, थंबनेल कॉन्सेप्ट, व्यूअर टेक अवे। इन 6 सवालों के जवाब सिंगल लाइंस में लिखो। जब तुम्हारा दिमाग इस ब्लूप्रिंट को देख लेगा तब तुम्हारा हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली एक हाई रिटेंशन स्क्रिप्ट टाइप करना शुरू कर देगा। फाउंडेशन बन चुकी है। अब अगले चैप्टर में हम तुम्हारे हुक और प्रॉमिस का ऐसा डाइसेक्शन करेंगे कि व्यूअर तुम्हारी वीडियो छोड़कर पलक भी नहीं झपका पाएगा। तुम बहुत पोलाइट इंसान हो ना, तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि जब भी किसी से मिलो तो एकदम तमीज से बात करो, उसको सलाम करो, हालचाल पूछ लो, वगैरह वगैरह। पर ऐसी तमीज के चक्कर में ही कई बार तुम अपनी वीडियोस की खुद बत्ती लगा देते हो। तुम्हारी वीडियो शुरू होती है और तुम्हारा पहला सेंटेंस होता है, हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। स्टॉप इट ब्रो, तुम्हारी वीडियो मर चुकी है। अगर तुम इस तरीके से अपनी वीडियो शुरू कर रहे हो तो तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं, किसी गांव के फंक्शन के स्टेज पे एंकर हो। जब तुम हेलो दोस्तों बोल रहे होते हो तब तुम्हारा व्यूअर तुम्हें नहीं देख रहा होता, वो अगले वीडियो पे स्वाइप कर चुका होता है। यूट्यूब खुद क्रिएटर्स को बोलता है कि शॉर्ट्स में पहले 1 से 2 सेकंड स्क्रॉलिंग व्यूअर्स को ग्रैब करने चाहिए, और लॉन्ग वीडियोस के लिए स्टूडियो का इंट्रो मैट्रिक ये मेजर करता है कि पहले 30 सेकंड्स के बाद कितने लोग अभी भी देख रहे हैं। अगर तुम्हारी ओपनिंग जेनेरिक है तो 60 to 70% ऑडियंस पहले 10 सेकंड में वीडियो छोड़कर भाग जाती है। एक सिंगल बोरिंग सेंटेंस तुम्हारी पूरी हफ्तों की रिसर्च, महंगी एडिटिंग पे पानी फेर सकता है। इस चैप्टर में हम इस हेलो दोस्तों वाली बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ देंगे। कंटेंट क्रिएशन एक वॉर जोन है और इस वॉर जोन के अंदर टाइम की वैल्यू अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग है। दिमाग में घुसा लो इस रूल को। रील्स और शॉर्ट्स में तुम्हारे पास ऑडियंस को जिंदा पकड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स हैं। लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब में तुम्हारे पास उन्हें लॉक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स हैं। ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, ये इस गेम का सबसे बड़ा लॉ है। अगर तुमने इन शुरुआती सेकंड्स को बर्बाद किया तो तुम वीडियो हार चुके हो। इन पहले चंद सेकंड्स में इंसानी दिमाग सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लेता है कि तुम्हारी वीडियो देखने का उसका मन है कि नहीं। अगर तुम्हारे पहले शब्द कमजोर हैं, आवाज में एनर्जी नहीं है और विजुअल बोरिंग है तो दिमाग तुरंत सिग्नल देता है ये बंदा बोरिंग है, इसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, स्वाइप करो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर वीडियो की ओपनिंग मर गई ना तो समझ लो पूरी वीडियो मर गई। बाद का कंटेंट चाहे तुम्हारा कितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन अगर व्यूअर तक पहुंचेगा ही नहीं तो उस ब्रिलियंस का क्या अचार डालोगे क्या? ज्यादातर क्रिएटर्स जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो अपनी एनर्जी बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो 10 मिनट की वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में अगर 5 घंटे लगाते हैं तो वो उस वीडियो के पहले मिनट, 5वें मिनट और 10वें मिनट पे सेम एफर्ट्स डालते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं अपनी स्क्रिप्टिंग में 80-20 रूल यूज करता हूं और दुनिया का हर बड़ा क्रिएटर ये रूल जरूर यूज करता है। ये मेरा पर्सनल फॉर्मूला है, एक बार फिर से बता रहा हूं कि पूरी स्क्रिप्ट का जो स्टार्टिंग का 20% पार्ट होता है, यानी कि हुक और प्रॉमिस वगैरह, वो सारा, उस पे मैं अपना 80% टाइम और 80% एनर्जी इन्वेस्ट करता हूं और बाकी की स्क्रिप्ट जो होती है, बाकी की 80% जो स्क्रिप्ट है उस पे मैं अपना 20% एनर्जी डालता हूं। स्टार्टिंग का 20% ऑफ द स्क्रिप्ट कोर है, मोस्ट वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो पहला 20% हिस्सा फाड़ू नहीं हुआ तो लोग बाकी का 80% हिस्सा देखने के लिए रुकेंगे ही नहीं। तुम्हारा मिडिल पार्ट कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर एंट्री गेट पे ही सब वापस लौट गए तो। अगर मुझे 10 लाइन का इंट्रो लिखना है तो मैं उसे 20 बार रीराइट करूंगा जब तक उसमें से आग ना निकलने लगे। अगर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो हो तो, और जब तक हंस हंस के सामने वाला जमीन पे ना लेट जाए। अगर कॉमेडी फन वीडियो हो तो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू गेट द आइडिया, राइट? हिंदुस्तानी ऑडियंस की साइकोलॉजी एकदम अलग है। हमारी रगों में ड्रामा, क्यूरियोसिटी और कॉलोनी आंटी की गॉसिप वाला पूरा फॉर्मूला भरा हुआ है। गोरों के हुक्स यहाँ पे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होते, हमें देसी इमोशंस पे खेलना पड़ता है। पैसा,
हेल्थ, डर, सोशल स्टेटस वगैरह वगैरह। पहला हुक टाइप विजुअल हुक। इंडियन ऑडियंस विजुअली बहुत स्टिमुलेट होती है। अगर तुम बैठकर सिर्फ ज्ञान पेल रहे हो तो नींद आएगी। विजुअल हुक का मतलब है पहले सेकंड में स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाना जो नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखता। फॉर एग्जांपल, अगर फिटनेस वीडियो है तो कैमरा के आगे बैठकर बोलने की बजाय एक बहुत बड़े चीनी के डब्बे को टेबल पे पटक कर उल्टा कर दो और बोलो, इतना जहर तुम एक हफ्ते में खा जाते हो। थंबनेल और ओपनिंग को अलग मत सोचो। थंबनेल प्रॉमिस प्लस ओपनिंग विजुअल कंफर्मेशन, ये एक ही यूनिट है। दूसरा हुक टाइप वर्बल हुक। ये सीधा शब्दों का खेल है। तुम्हारा पहला सेंटेंस इतना शार्प होना चाहिए कि वो डायरेक्टली आम आदमी की डेली लाइफ प्रॉब्लम को हिट करे। देसी कॉन्टेक्स्ट में देखो, क्या तुम्हारी मम्मी के घुटनों में भी दर्द रहता है? इंस्टेंटली 90% इंडियन हाउसहोल्ड्स के लिए रिलेटेबल। यहाँ कोई विजुअल गिमिक नहीं चाहिए, सिर्फ शब्दों की ताकत ही काफी है। पहली लाइन का काम इंट्रोडक्शन नहीं है, पहली लाइन का काम इग्निशन है। तीसरा हुक टाइप शॉक हुक। इंडियन सोसाइटी बहुत सारे संस्कारों और मान्यताओं पर चलती है। अगर तुम पहले 3 सेकंड्स में उनके किसी डीप बिलीफ को तोड़ते हो तो उनका दिमाग शॉक में चला जाता है और वो पूरी बात सुनने के लिए रुक जाते हैं। एग्जाम्पल, रोज सुबह उठकर दूध पीना तुम्हारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि खोखला कर रहा है। पूरी पब्लिक पागल हो जाएगी, अरे क्या बोल रहा भाई, चलो सुनते हैं। पर ध्यान रखो, शॉक बिना सब्सटेंस के यूज करना क्लिक बेट स्मेल देता है और क्लिक बेट वाले क्रिएटर्स ज्यादा दिन नहीं चल पाते। जैसे एक पॉलिटिशियन का गेम पूरा का पूरा इमेज का गेम है कि पब्लिक में उसकी इमेज कैसी है, वैसे ही कंटेंट क्रिएटर का गेम भी पूरा का पूरा इमेज का गेम है। क्लिक बेट के चक्कर में अगर इमेज गई, ट्रस्ट खोया, तो समझो कंटेंट क्रिएटर का करियर खत्म। चौथा हुक टाइप क्यूरियोसिटी हुक। दिमाग में एक ऐसी खुजली पैदा करना जिसका आंसर जाने बिना व्यूअर को नींद ही ना आए। ये सीक्रेट या स्कैम जैसे वर्ड से बहुत जल्दी ट्रिगर होता है। फॉर एग्जांपल, अंबानी के बेटे की शादी में एक ऐसी चीज हुई थी जिसे मीडिया ने पूरी तरह से छुपा लिया और आज मैं वो एक्सपोज करने वाला हूं। व्यूअर की कॉलोनी आंटी जाग जाएगी, उसे गॉसिप चाहिए। क्यूरियोसिटी तब बेस्ट काम करती है जब यूजर फील करे मुझे ये जानना चाहिए। पांचवा हुक टाइप कॉन्ट्रडिक्शन हुक। जब तुम दो ऐसी चीजों को साथ रखते हो जो लॉजिकली एक साथ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये आदमी दिन में 12 घंटे जिम करता है, प्योर ऑर्गेनिक खाना खाता है, फिर भी इसकी उम्र एक चेन स्मोकर से कम क्यों है? ये लाइन सुनते ही दिमाग का फ्यूज उड़ गया। कॉन्ट्रडिक्शन, लॉजिक डिफाई हो गया। अब वो वीडियो देखेगा। ये हुक ब्रेन को फाइट मोड में डाल देता है। ब्रेन अचानक से बोलता है, अबे रुक रुक, ये उल्टा क्या बोल रहा है? इन 5 में से कम एक हुक तो हर वीडियो की ओपनिंग में होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप 2 कंबाइन कर सको तो वो तो और भी ज्यादा डेडली है और ज्यादा मजा आएगा वीडियो में। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है कि लोग, मैक्सिमम क्रिएटर्स, हुक्स और प्रॉमिस को 2 अलग अलग चीजें समझते हैं। गलत। इन पहले के 3 सेकंड्स में तुम्हारे वर्ड्स यानी कि तुम्हारी ऑडियो और तुम्हारा विजुअल साथ साथ साइमल्टेनियसली काम करना चाहिए। ये एक तरह से बॉडी और आत्मा है। विजुअल हुक अटेंशन को पकड़ता है, लेकिन जो वर्बल प्रॉमिस होता है ना, वो रुकने का रीजन देता है। हुक अगर बिना प्रॉमिस के है तो व्यूअर रुककर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ठीक है मैं इस वीडियो में आ तो गया पर मिलेगा क्या। प्रॉमिस अगर बिना हुक के है तो भी बात बन सकती है, लेकिन अगर थंब रुकेगा ही नहीं तो प्रॉमिस तक बात पहुंचेगी कैसे? दोनों एक कंबाइंड मशीन की तरह काम करते हैं। इन्हें अलग अलग मत सोचो, यही पंच है। मान लो तुम्हारा विजुअल बहुत क्रेजी है। तुम स्क्रीन पे एक 500 रुपए का नोट जला रहे हो। लोगों का अंगूठा तो रुक गया, पर तुम्हारे शब्द हैं, हेलो दोस्तों, आइए आज इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। फेल। भाई वीडियो फ्लॉप हो जाएगी वो अलग, और 500 का नोट गया वो अलग, अगर असली था तो। विजुअल और ऑडियो में सिंक नहीं है। प्रॉमिस बोरिंग है, वो चला जाएगा। अब इसे प्रोफेसर ऑफ हाउ स्टाइल में देखो। विजुअल, तुम 500 का नोट जला रहे हो। ऑडियो सेंटेंस 1, तुम्हारा बैंक हर महीने एग्जैक्टली इसी तरह तुम्हारे पैसे जला रहा है। विजुअल और वर्बल हुक मैच हो गए। ऑडियो सेंटेंस 2, और अगले 3 मिनट में मैं बताऊंगा कि वो ये चोरी कैसे कर रहे हैं और तुम इसे आज कैसे रोक सकते हो। ये है प्रॉमिस। तुमने पहले 10 सेकंड में हेलो दोस्तों की जगह उसके दिमाग में आग लगा दी। उसने नोट जलता हुआ देखा, शॉक। उसने सुना कि उसका पैसा चोरी हो रहा है, डर और रिलेटेबिलिटी। और उसने प्रॉमिस सुना कि उसे बचने का तरीका मिलेगा, वैल्यू। अब किसी का बाप भी उस व्यूअर को वीडियो छोड़कर जाने नहीं देगा। मिस्टर बीस्ट की कोई भी वीडियो खोलो, उसका फॉर्मूला बिल्कुल मैकेनिकल और ब्रूटल है। वो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। थंबनेल में क्रेजी विजुअल हुक, वीडियो शुरू होते ही स्क्रीन पे एक्शन चल रहा होता है और पहले 3 सेकंड में तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसने कभी नहीं बोला, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप लोग, आई होप आपकी फैमिली में सब खुश होंगे, आज हम एक क्रेजी चैलेंज करने वाले हैं। अभी हाल की वीडियो में तो कभी भी नहीं। वो सीधा प्रॉमिस देता है, स्टेक्स क्लियर कर देता है और चैलेंज इमीडिएट दिखाता है। इंट्रो को एक्सप्लेनेशन मत बनाओ, इंट्रो को इवेंट बनाओ। अगर भुवन बाप की बात करो तो इंडियन रिलेटेबिलिटी का बाप है वो। बीबी की वाइन्स की वीडियोस देखो, कोई इंट्रो म्यूजिक नहीं, कोई हे गाइस नहीं। वीडियो क्लिक करते ही डायरेक्टली टीटू मामा का कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है, चप्पल हाथ में है और कोई अजीब सी बात बोल रहा होता है। सीधा सिचुएशन के बीच में से शुरू हो रही है बात। फेमिलियर सोशल सिचुएशन प्लस इमीडिएट टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग देसी हुक। मिस्टर बीस्ट स्पेक्टिकल से हुक करता है, भुवन बाम सिचुएशन से हुक करता है। दोनों जेनेरिक इंट्रो से हुक नहीं करते। एक और एग्जांपल, एक फाइनेंस क्रिएटर था, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी पर व्यू सिर्फ 1500 आते थे। क्यों? क्योंकि उसका ओपनिंग था, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम SIP और FD के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे।
70% लोग पहले 8 सेकंड में भाग गए। बोरिंग लेक्चर वाली वाइब आ रही थी। मैंने उसकी स्क्रिप्ट का सिर्फ पहला हिस्सा चेंज करवाया, बाकी पूरी स्क्रिप्ट वही की वही रखी। नया ओपनिंग विजुअल में हाथ में बैंक की एफडी की कॉपी पकड़ी है और उस पर बड़ा सा रेड क्रॉस मार्क लगा रहा है। ऑडियो, अगर तुमने अपना पैसा आज भी एफडी में रखा हुआ है तो तुम अपने बच्चों का फ्यूचर अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। शॉक हुक प्लस विजुअल हुक। फिर प्रॉमिस, अगले 4 मिनट में मैं तुम्हें नंबर्स के साथ प्रूव करूंगा कि बैंक तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रहा है और वो आसान तरीका क्या है जिससे तुम्हारा पैसा असल में ग्रो करेगा। रिजल्ट, व्यूज 1,500 से 12 लाख पे पहुंच गए। रिटेंशन पहले 30 सेकंड्स में 85% पे लॉक। स्क्रिप्ट वही थी, ज्ञान वही था, फर्क सिर्फ पहले 15 सेकंड्स का था। ये है 80-20 रूल की असली पावर। मैं जानता हूं शुरुआत में शौक और क्यूरियोसिटी खुद से इन्वेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अपनी पर्सनल हुक स्वाइप फाइल दे रहा हूँ। इन 10 टेम्पलेट्स को तुम अपनी नीश के हिसाब से एडेप्ट कर सकते हो। ये टेस्टेड हैं और इनमें प्योर इंडियन मास साइकोलॉजी भरी हुई है। ब्लैंक्स में अपना टॉपिक भरो और पहले फ्रेम से ही आग लगाओ। नंबर 1, द लूट हुक। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, पर एक्स कंपनी या एक्स सिस्टम हर दिन तुम्हारी जेब से एक्स अमाउंट चुरा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। नंबर 2, द हिडन सीक्रेट हुक। 99% लोगों को लगता है कि XYZ सच है। इस XYZ की जगह तुम्हें कॉमन बिलीफ भरना है, पर सच्चाई इससे बहुत ज्यादा डार्क है। नंबर 3, द जहर हुक। तुम्हारे घर की किचन में रखी है एक चीज तुम्हारे XYZ को धीरे धीरे मार रही है। यहाँ XYZ में कोई बॉडी का पार्ट डालना है। नंबर 4, द बिजार क्वेश्चन हुक। क्या कभी तुमने सोचा है कि XYZ में लोग ABC क्यों करते हैं? इसका साइंटिफिक रीजन तुम्हारा दिमाग हिला देगा। इसमें XYZ में टॉपिक डालना है और ABC में वो वियर्ड बिहेवियर डालना है। नंबर 5, द टाइम रिग्रेट हुक। अगर तुम अपनी लाइफ के X साल में हो तो ये Y मिस्टेक्स तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती हैं। इसमें X में एज डालनी है और Y में नंबर्स। नंबर 6, द स्टोरी एंट्री हुक। साल था X ईयर, एक आम आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी X इंडस्ट्री कंट्री को हिला कर रख दिया। नंबर 7, द कॉन्ट्रडिक्शन कॉल आउट हुक। दुनिया कहती है XYZ पर एक्चुअली ABC, लेट मी प्रूव इट। इसमें XYZ में पॉपुलर ओपिनियन डालना है और ABC में हार्श ट्रूथ डालना है। नंबर 8, द फोमो हुक। अगर तुमने अगले 30 दिन में टॉपिक टूल नहीं सीखा तो तुम्हारी जॉब जाना लगभग तय है। नंबर 9, द अथॉरिटी एक्सपोज हुक। मैं पिछले X टाइम फ्रेम से X टॉपिक की स्टडी कर रहा हूं और जो मुझे पता चला है वो किसी न्यूज चैनल ने तुम्हें नहीं बताया। नंबर 10, द डायरेक्ट कमांड हुक। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो को अभी सेव कर लो वरना बाद में ढूंढते ही रह जाओगे कि X बेनिफिट कैसे पाएं। इन 10 को अपने पास रखो। हर नए वीडियो के ओपनिंग में इनमें से कोई एक एडेप्ट करो। विजुअल सपोर्ट के बिना कमजोर मत छोड़ो और वेग मत रखो। प्रॉब्लम या पे ऑफ हमेशा स्पेसिफिक रखो। आज के बाद एक बात याद रखना, तुम्हारी जो ओपनिंग है वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वो तुम्हारा सर्वाइवल टेस्ट है कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में। रील्स में पहले के 3 सेकंड्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियो में स्टार्टिंग के 15 सेकंड्स, ये चीजें ही डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी वीडियो हिट जाएगी या फिर पहले ही मरी हुई ही पैदा होगी। अब तुम्हारा काम, अपनी लास्ट अपलोड की हुई वीडियो देखो, उसके पहले 15 सेकंड्स को ध्यान से सुनो। क्या उसमें ऊपर दिए गए 5 हुक्स में से कोई एक था? क्या उसमें एक सॉलिड प्रॉमिस था? अगर नहीं तो उस औकात लेस ओपनिंग को अपनी नोटबुक में प्रोफेसर ऑफ हाउ स्टाइल में रीराइट करो यूजिंग द स्वाइप फाइल। गलती सुधारना सीखो। और इतना सब बताने के बाद भी अगर तुम हेलो दोस्तों से वीडियो शुरू कर रहे हो ना, तो तुम सच में 0 व्यूज डिजर्व करते हो। हेलो दोस्तों एक कचरा है जो तुम्हारे दिमाग में घुस गया है, उसको एज इट इज कॉपी मत करो फेमस लोगों को देख देख के, उससे निकलो। और हाँ, एक और रूल, 80% एफर्ट्स जो हैं वो स्टार्टिंग के 20% स्क्रिप्ट में मारने हैं। ये नियम नॉन नेगोशिएबल है, हमेशा याद रखना। स्क्रिप्टिंग फाउंडेशन बन चुकी है, हुक रेडी है। अब अगले चैप्टर में मिलते हैं। तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही घटिया और डेंजरस गलतफहमी बैठी हुई है कि जब तुम किसी भी बड़े YouTube क्रिएटर को एक लॉन्ग वीडियो बनाते हुए देखते हो ना, तो तुम ऐसे सोचते हो कि यार ये तो इंसेन लेवल का मेहनत का काम है, ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, इसमें तो 15 दिन चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब तुम किसी को रील बनाते हुए देखते हो तब तुम्हारा दिमाग कहता है कि अरे बस 1 मिनट की वीडियो बनानी है, ये 60 सेकंड की वीडियो तो मैं चुटकियों में बना दूंगा। तुम्हें लगता है रील्स बनाना लॉन्ग वीडियो से 10 गुना ज्यादा आसान है? लेट मी डिस्ट्रॉय दिस इल्यूजन राइट नाउ। एक रील बनाना, एक सही वायरल रील बनाना, एक लॉन्ग वीडियो बनाने से 10 गुना ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को आसान समझकर अप्रोच कर रहे हो ना, तो तुम्हारा फेल होना 100% तय है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में तुम्हारे पास व्यूअर को मनाने के लिए पूरे 15 सेकंड होते हैं और उसके बाद में अपना कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, अपनी बात बताने के लिए पूरे 2 मिनट होते हैं। व्यूअर पूरे पेशेंस के साथ में बैठा रहता है। पर शॉर्ट फॉर्म में रूल्स पूरी तरह बदल जाते हैं। वहां तुम्हारे पास सांस लेने तक का टाइम नहीं होता। लॉन्ग फॉर्म ब्रेन और शॉर्ट फॉर्म ब्रेन सेम नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग सोचना पड़ेगा, अलग लिखना पड़ेगा, अलग पेस रखनी पड़ेगी, अलग रूथलेसनेस चाहिए होगी। रील बनाना शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखना नहीं होता, रील बनाना कंप्रेस्ड वॉरफेयर होता है। आज इस चैप्टर में हम शॉर्ट फॉर्म स्क्रिप्टिंग का पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट कह लो या प्री प्रोडक्शन कह लो या वीडियो स्ट्रक्चर कह लो, अगर वो ही सही नहीं है तो कभी वीडियो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। इसे कहते हैं द जीरो फ्लफ रील फॉर्मूला। पहले नंबर्स और लॉजिक्स पे आते हैं। इस कॉन्सेप्ट
स्टेप को कहते हैं एंट्री बैरियर। एक 15 मिनट की वेल रिसर्च्ड यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, रिसर्च चाहिए और टाइम एंड पेशेंस चाहिए। इसलिए 99% आलसी लोग यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म ट्राई ही नहीं करते। वहां कंपटीशन क्वालिटी लोगों के बीच में है, पर एक 60 सेकंड की रील, हिंदुस्तान में जिसके पास भी 10,000 रुपए का स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है, वो दिन में 4 रील्स रिकॉर्ड करके डाल रहा है। कचरे की तरह कंटेंट अपलोड हो रहा है। एंट्री बैरियर 0 है। इसका मतलब तुम्हारा कंपटीशन उन करोड़ों लोगों से है जो हर सेकंड स्क्रीन पे कुछ ना कुछ पेल रहे हैं। अपनी रील को एक आम वीडियो समझना बंद करो। तुम्हारी रील तुम्हारा आइडिया का एक मूवी ट्रेलर है। एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो एक 2 घंटे की मूवी जैसी होती है। उसमें तुम आराम से कैरेक्टर्स बिल्ड करते हो, माहौल बनाते हो और धीरे धीरे क्लाइमेक्स पे आते हो। पर एक मूवी ट्रेलर में क्या होता है, ट्रेलर बनाने वाले को उस 2 घंटे की मूवी का सारा एक्शन, सारी स्टोरी का निचोड़ और सारा इमोशन सिर्फ 1 से 2 मिनट में पैक करना होता है ताकि व्यूअर की आंखें फटी की फटी रह जाए। पर रील और ट्रेलर में एक फर्क है। ट्रेलर मूवी को सेल करता है, रील को खुद ही पूरी मूवी बनना पड़ता है। तुम्हें या तो एक पूरी कंप्लीट कहानी बतानी है, या किसी को हंसाना है, या किसी के दिमाग का फ्यूज उड़ाना है, और ये सब एग्जैक्टली 60 सेकंड्स के अंदर होना चाहिए। एक न्यूक्लियर बॉम्ब को माचिस की डिब्बी में फिट करने जैसा है ये, और ये आसान नहीं होता। लॉन्ग फॉर्म का चैलेंज है हाउ डू आई होल्ड देम, रील का चैलेंज है हाउ डू आई विन बिफोर दे इवन डिसाइड वेदर आई एग्जिस्ट। ये फर्क समझो। और तुम में से काफी लोग जो अपनी रील्स पे 200-300 व्यूज देखकर रोते हो, तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम इस हाइपर कॉम्पिटिटिव माहौल में लॉन्ग फॉर्म वाले दिमाग से रील लिख रहे हो। तुम रील में हेलो गाइस आज हम बात करेंगे से शुरू कर रहे हो। जिस सेकंड में तुम ये बोल रहे हो उस सेकंड में व्यूअर स्वाइप कर चुका है। तुम्हारा कंटेंट खराब नहीं है, तुम्हारा फॉर्मेट मिसमैच है, और फॉर्मेट मिसमैच फिक्स करने का तरीका ही ये चैप्टर बताता है। क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड है, तो तुम्हारे पास एक भी शब्द एक्स्ट्रा डालने का, एक्स्ट्रा फिट करने की जगह नहीं होती। 0 मींस 0। 60 सेकंड के अंदर अगर तुम फ्लफ डालोगे तो वो वीकनेस है। फ्लफ एक तरीके से मर्डर है। रील में हर एक्स्ट्रा वर्ड पेज को तोड़ देता है, एनर्जी को लीक कर देता है, क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अटेंशन को किल कर देता है। लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट सर्वाइव कर सकता है हमेशा, रील में नहीं। नए क्रिएटर्स रील्स की स्क्रिप्ट हमेशा लॉन्ग फॉर्म वाले दिमाग से लिखते हैं, और यही रीजन है कि उनके रील के फ्लॉप होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फ्लफ का मतलब होता है वो कचरा वर्ड्स जो सेंटेंस को लंबा करते हैं पर उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करते। आओ एक रियल एग्जांपल से देखते हैं। मान लो टॉपिक है वेट लॉस मिस्टेक्स। फ्लफी स्क्रिप्ट ऐसी होगी, हेलो गाइस आज मैं बताने वाला हूं वेट लॉस के बारे में। तो दोस्तों क्या तुम्हें पता है कि जब तुम वेट लॉस करने की कोशिश करते हो तो तुम एक बहुत बड़ी गलती करते हो। वो गलती है कि तुम बहुत कम खाना खाने लगते हो, जिससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, डन हो गई स्क्रिप्ट। कितने वर्ड्स लगे? टोटल 48 वर्ड्स, और सेकंड टोटल 18 सेकंड लगेंगे। इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट 0। व्यूअर हेलो गाइस पे ही स्वाइप कर चुका है। अब 0 फ्लफ वर्जन देखो। तुम्हारा वजन इसलिए ही कम नहीं हो रहा क्योंकि तुमने खाना छोड़ दिया है। कम खाने से तुम्हारी बॉडी स्टार्वेशन मोड में जाती है और तुम्हारा मेटाबॉलिज्म डेड हो जाता है। कितने वर्ड्स? 30 वर्ड्स। कितने सेकंड्स? 8 सेकंड। इंपैक्ट मैसिव। मैंने हेलो गाइस आज मैं बताने वाला हूं, क्या तुम्हें पता है, जैसे सारे कचरा वर्ड्स निकाल के फेंक दिए। सेम आइडिया, एक स्क्रिप्ट मर गई 4 सेकंड में और दूसरी एंड तक देखी गई। इस टेक्निक को कहते हैं स्कैल्पल टेक्निक, और ये मैं अपनी स्क्रिप्ट में खुद हमेशा यूज करता हूं। जब तुम रील की स्क्रिप्ट लिखो तो पहला ड्राफ्ट नॉर्मल तरीके से लिखो, फिर एक सर्जन की तरह स्कैल्पल उठाओ और उसमें से 30% वर्ड्स बेरहमी से काट दो। रूल नंबर 1, किल कनेक्टिव टिश्यू। वर्ड्स जैसे तो, बेसिकली, मेरे हिसाब से, एक्चुअली, ध्यान से सुनिएगा, इन्हें अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो। रूल नंबर 2, स्टार्ट इन द मिडल। किसी भी कहानी का इंट्रोडक्शन मत दो, सीधा एक्शन या कॉन्फ्लिक्ट से स्क्रिप्ट की शुरुआत करो। रूल नंबर 3, एक्टिव वॉइस ओनली। ये बुक मेरे द्वारा पढ़ी गई थी, ये पैसिव वॉइस है और स्लो है। मैंने ये बुक पढ़ी थी, ये एक्टिव वॉइस है और फास्ट है। हमेशा छोटे और शार्प सेंटेंसेस यूज करो। रील स्क्रिप्टिंग का पहला लॉ, सेंटेंस छोटा करो। लंबे सेंटेंसेस मतलब स्लो प्रोसेसिंग, स्लो प्रोसेसिंग मतलब स्वाइप रिस्क। अवॉइड करो ये वर्ड्स, एक्चुअली, बेसिकली, लिटरली, काइंड ऑफ। मतलब क्या होता है कि मैं बताना चाहूंगा कि, एक तरीके से। ये सब स्पोकन हेजिटेशन लैंग्वेज है, कॉन्वर्सेशन में चलती है। रील स्क्रिप्ट में ये सामने वाले व्यूअर का कॉग्निटिव लोड बढ़ाती है और उसे रील छोड़ के जाने पे मजबूर करती है। दूसरा लॉ, 1 लाइन 1 जॉब। हर लाइन को एक काम दो, या वो हुक करे, या प्रॉमिस करे, या सेटअप करे, या एक्सप्लेनेशन दे, या पे ऑफ दे, या क्लोज करे। अगर लाइन का जॉब क्लियर नहीं है, लाइन हटा दो। बैड रील बॉडी वाली लाइन का एग्जांपल। अब देखो दोस्तों, अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो ये प्रोसेस जनरली काम कैसे करता है। इस लाइन का जॉब क्या है? कुछ भी नहीं। इसी लाइन को रिफाइन करके अगर मैं बेटर वर्जन लिखूं तो वो होगा, प्रोसेस ऐसे काम करता है, फिर सीधा पॉइंट। रील स्क्रिप्ट में ऑर्नामेंटल लैंग्वेज अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा लॉ, डेंसिटी मैटर्स। डेंसिटी का मतलब है कितनी वैल्यू या एंटरटेनमेंट या प्रोग्रेशन पर सेकंड डिलीवर हो रहा है। लो डेंसिटी रील में लंबी लाइंस मिलेंगी, रिपीटेड पॉइंट्स मिलेंगे, एक आइडिया स्ट्रेस्ड है, कोई मूवमेंट ही नहीं है। हाई डेंसिटी रील में हर 2-3 सेकंड में एक नई इंफॉर्मेशन आएगी, नया बीट आएगा, नया शिफ्ट आएगा और रील आगे बढ़ती हुई महसूस होगी। रील को देखकर व्यूअर को फील आना चाहिए कि ये फास्ट है पर समझ आ रहा है। फास्ट बट केओटिक मतलब बैड, फास्ट एंड क्लियर मतलब गोल्ड। ये 4 नियम याद कर लो। सेंटेंसेस को छोटे रखो, एक लाइन एक ही काम करे, 1 लाइन 1 जॉब, एक्सप्लेन लेस, इंप्लाई मोर और डेस्टिनी मैटर्स। अगर ये 4 चीजें तुमने अपनी रील्स की स्क्रिप्ट में इंप्लाई कर ली ना, तो रातों रात तुम्हारी रील्स का लेवल बदल जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि तुम में से मैक्सिमम लोग ये सब सुन के बोलेंगे कि हाँ हाँ भाई समझ गया, अब यही अप्लाई होगा।
लेकिन जैसे ही अगली स्क्रिप्ट लिखने जाएंगे वहां पे फिर से शुरू हो जाएंगे कि हेलो गाइस वी आर बैक वगैरह वगैरह। सुनने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। इस चैप्टर में जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ सुनना नहीं है, वो अपनी हर अगली रील स्क्रिप्ट में अप्लाई करना है। ऑल्सो पिछले चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था कि लॉन्ग फॉर्म में तुम्हारे पास हुक के लिए 15 सेकंड होते हैं, तो ध्यान रहे कि ये 15 सेकंड वाला नियम लॉन्ग फॉर्म के लिए ही है, शॉर्ट या रील के लिए नहीं। शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारी टाइमलाइन कंप्लीटली कंप्रेस हो जाती है। तुम्हारी पूरी 60 सेकंड की स्क्रिप्ट इस एग्जैक्ट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पर चलनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर को तोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे और व्यूअर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। हुक 1 सेकंड, तुम्हें लगता है 3 सेकंड मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे लोग 1 सेकंड के फ्रैक्शन में स्वाइप करते हैं। चाहो तो अपने घर में या अपने दोस्तों में किसी को रील्स देखते हुए ऑब्जर्व करना। अब तो ब्रेन इतना फास्ट हो चुका है लोगों का रील को लेके कि पहले के 1 सेकंड में ही बता देता है कि वो पर्टिकुलर रील में तुम्हें मजा आने वाला है या नहीं। तुम्हारा पहला फ्रेम और तुम्हारे मुंह से निकला हुआ पहला एक शब्द डिसाइड करेगा कि वो रुकेगा या नहीं। स्क्रीन पे विजुअल तुरंत चेंज होना चाहिए और पहला वर्ड एक स्ट्रॉन्ग पंच होना चाहिए, जैसे स्टॉप, बेवकूफ, स्कैम, अंबानी। यहाँ सेंटेंस कंप्लीट होने का वेट नहीं किया जा सकता। प्रॉमिस 3 सेकंड्स, पहले सेकंड में झटका देने के बाद अगले 3 सेकंड में तुम्हें ये क्लियर करना है कि इस रील में एंड तक क्या मिलने वाला है। अगर तुमने प्रॉमिस एस्टेब्लिश नहीं किया तो वो 4th सेकंड में स्वाइप कर देगा। एग्जांपल स्कैम, ये 1 सेकंड का हुक हुआ। अपने आधार कार्ड को इस तरह से लॉक नहीं किया तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ये 3 सेकंड का प्रॉमिस हुआ। ध्यान रहे ये रूल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी तरीके से ही अप्लाई होते हैं हर कैटेगरी में। मैं अपनी कैटेगरी के एग्जांपल से बता रहा हूं कि कैसे जीरो फ्लफ रील स्क्रिप्ट लिखनी होती है। तुम उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपनी कैटेगरी में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, बॉडी 30 सेकंड्स, ये तुम्हारा रैपिड फायर इंफॉर्मेशन जोन है। यहाँ जीरो फ्लफ रूल अप्लाई होता है। एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप करने का टाइम 2 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बी रोल्स और स्क्रीन टेक्स्ट लगातार चेंज होने चाहिए। हर 3 से 5 सेकंड एक माइक्रो शिफ्ट होना चाहिए। नया विजुअल, नई लाइन, नई इनसाइट, नया बीट। अगर 10 सेकंड तक सेम बीट चल रही है तो डेंजर। क्लोज 5 सेकंड्स, रील में एंड बहुत शार्प होना चाहिए। जैसे ही तुम्हारी इन्फॉर्मेशन खत्म हो वीडियो तुरंत कट होनी चाहिए। यहाँ लंबा कंक्लूजन मत दो। और एक हैक, द लूप हैक, अपनी स्क्रिप्ट का आखिरी सेंटेंस ऐसे लिखो जो तुम्हारे रील के पहले सेंटेंस से नेचुरली कनेक्ट हो जाए, ताकि जब रील ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो व्यूअर को पता ही ना चले कि वीडियो दोबारा शुरू हो गई है। उसने एक बार और देख लिया, रिटेंशन 100% क्रॉस कर गया, एल्गोरिथम ने तुम्हें पुश कर दिया। एग्जांपल, वीडियो का एंड। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि वीडियो की शुरुआत तुम्हारा वजन कम नहीं हो रहा, एक सीमलेस लूप बन रहा है अगर ध्यान से देखो तो। अब भले ही तुम उसी सेम वीडियो को रील और शॉर्ट्स पे डालो, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम के यूजर्स का माइंडसेट एकदम अलग अलग होता है। यूट्यूब के यूजर का माइंडसेट थोड़ा सा ज्यादा सर्च और इन्फॉर्मेशन ड्रिवन है। शॉर्ट्स पे ऑडियंस थोड़ा ज्यादा पेशेंस दिखाती है अगर तुम उन्हें सॉलिड एजुकेशनल वैल्यू दे रहे हो तो। शॉर्ट्स पे लाइन डेंसिटी तुम थोड़ी हाई रख सकते हो। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे स्पेस, हिस्ट्री, फाइनेंस रील्स के कंपैरिजन में शॉर्ट्स पे ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। यहाँ मोस्टली लोग ऑडियो ऑन करके आते हैं, इसलिए तुम्हारी ऑडियो डिलीवरी का पंच ज्यादा मैटर करता है। कैप्शंस इंपॉर्टेंट है पर इंस्टा जितना एग्रेसिव होना जरूरी नहीं है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, इंस्टाग्राम रील्स मतलब वाइब प्लस रिलेटेबिलिटी प्लस इंटरप्शन, यूट्यूब शॉर्ट्स मतलब क्लैरिटी प्लस पे ऑफ प्लस इंटरप्शन। दोनों में हुक चाहिए पर फ्लेवर अलग अलग है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे टियर 1 और टियर 2 ऑडियंस थोड़ी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंस्टाग्राम। अगर तुम एक ऐसे क्रिएटर हो जो यूट्यूब पे 15 मिनट की मास्टर क्लास बनाता है और साथ में ग्रोथ के लिए रील्स भी डालना चाहता है तो तुम्हें मेंटल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सीखनी पड़ेगी। तुम उसी दिमाग से रील की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते जिस दिमाग से तुमने लॉन्ग वीडियो लिखी थी। लॉन्ग वीडियो लिखते वक्त तुम एक टीचर या स्टोरी टेलर हो, रील लिखते वक्त तुम एक स्नाइपर हो। तुम्हारे पास एक गोली है और एक टारगेट है। नो कॉन्टेक्स्ट, नो इंट्रोडक्शन, ओनली द किल शॉट। लॉन्ग फॉर्म ब्रेन सोचता है मैं इस कॉन्सेप्ट को 3 एग्जांपल्स देकर डिटेल में समझाता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। शॉर्ट फॉर्म ब्रेन सोचता है मैं इन 3 एग्जांपल्स में से सिर्फ एक सबसे शॉकिंग एग्जांपल दूंगा, बाकी सब डिलीट कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। आज के बाद अपने शॉर्ट फॉर्म स्क्रिप्ट्स को एक वर्ड काउंट लिमिट में बांध दो। 60 सेकंड की रील का मतलब है मैक्सिमम 200 से 250 शब्द। इससे एक भी शब्द ऊपर गया तो तुम्हारी वीडियो स्लो हो जाएगी। अब तुम्हारा काम, अपनी किसी पुरानी यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट उठाओ या कोई ऐसा टॉपिक जो तुम डिटेल में जानते हो, एक टाइमर लगाओ 30 मिनट का, उस पूरे टॉपिक को एक 120 वर्ड की स्क्रिप्ट में कंप्रेस करो। पहला सेंटेंस 1 सेकंड का पंच, दूसरा सेंटेंस प्रॉमिस, अगला पैराग्राफ प्योर वैल्यू विद नो फ्लफ, आखिरी सेंटेंस पहले सेंटेंस से लूप करता हुआ। तुम्हें लगेगा ये इंपॉसिबल है क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी लॉन्ग फॉर्म मोड में है, पर जब तुम 3-4 बार ये एक्सरसाइज करोगे तब तुम्हें अपने आप में वो स्नाइपर वाला ब्रेन एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह आसान नहीं है। ये तुम्हारी राइटिंग स्किल्स का एक अल्टीमेट टेस्ट है। किसी को 15 मिनट तक अपनी बात समझाना बहुत आसान होता है क्योंकि तुम्हारे पास में वर्ड्स की लग्जरी होती है, पर उस पूरे कॉन्सेप्ट को स्क्वीज करने के बाद में 60 सेकंड के हाइपर डेंस कैप्सूल में कन्वर्ट करना, जिसमें इमोशन हो, इंफॉर्मेशन हो और पेस भी हो, वो एक कला है। जब तक तुम इस रूथलेस कटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम उसे छोटा करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी रील्स जो है वो सिर्फ 200 व्यूज पे अटकी रहेंगी। पेसिंग और फ्लफ कटिंग सीख ली, अब अगले चैप्टर से वापस हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के डीप वाटर्स में जाएंगे। जब से इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक का कचरा मार्केट में आया है ना, तब से तुम लोग एक फेक थ्योरी में विश्वास करने लगे हो। थ्योरी ये कि लोगों का अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है
अब लोग लंबी वीडियोस नहीं देख सकते, जितनी छोटी वीडियोस होगी उतना ज्यादा बेटर है। इसी बेवकूफी की वजह से तुम अपनी वीडियोस जल्दी 6 से 8 मिनट में काट कूट के कैसे भी करके फिनिश करने की कोशिश करते हो। लेट मी डिस्ट्रॉय दिस मिथ राइट नाउ, शॉर्टर वीडियोस परफॉर्म बेटर। ये रूल नहीं है, ये एक लेजी एक्सक्यूज है जो क्रिएटर्स तब यूज करते हैं जब उन्हें अटेंशन होल्ड करना नहीं आता। कॉन्साइज होना और अंडरफेड होना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर वीडियो शॉर्ट है पर इनकम्प्लीट है तो उसने ऑडियंस को सर्व ही नहीं किया। अगर वीडियो लॉन्ग है पर स्ट्रक्चर्ड है तो वो व्यूअर को ज्यादा डीपली लॉक कर सकती है। हार्ड डेटा देखो, एक रिसेंट मैसिव स्टडी में देखा गया कि इंटरनेट पे मौजूद 50% से ज्यादा वीडियोस 15 मिनट से छोटी होती हैं, लेकिन वो सबसे घटिया परफॉर्म करती हैं। डेटा क्लियरली प्रूव करता है कि शॉर्टर मतलब बेटर नहीं होता। असल में लॉन्गर वीडियोस 1 घंटे से ज्यादा की डॉक्यूमेंट्रीज और पॉडकास्ट एवरेज पे छोटी वीडियो से बेटर परफॉर्म कर रही हैं। दुनिया बदल चुकी है। 2025 में यूट्यूब सीईओ नील मोहन ने ऑफिशियल ब्लॉग पे लिखा कि टीवी हैज सरपास्ड मोबाइल एज द प्राइमरी डिवाइस फॉर यूट्यूब व्यूइंग इन द यूएस बाय वॉच टाइम। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि लोग अब यूट्यूब को मोबाइल से ज्यादा टीवी पे देख रहे हैं। अमेरिका में यूट्यूब अब तुम्हारे घर का टीवी बन चुका है और डिजिटल आई के 2025 के डेटा के मुताबिक यूएस यूट्यूब यूजर्स का 30 मिनट से ज्यादा कंटेंट पे व्यूइंग टाइम शेयर 60% से बढ़कर 73% हो गया है। 18 से 24 साल के मोबाइल व्यूअर्स में ये जंप 58% से 79% तक गया। मतलब लॉन्गर कंटेंट डेड नहीं है, ऐसा लॉन्गर कंटेंट जो कमजोर है वो डेड हो रहा है। अगर तुम 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते तो तुम्हारे लिए एक अंडर 1 आवर वीडियो का स्वीट स्पॉट 15 से 25 मिनट है। और अगर तुम अभी भी 8 से 12 मिनट की वीडियोस बना रहे हो क्योंकि अटेंशन स्पेन्स छोटे हैं तो तुम वॉलंटरीली 60 से 70% पॉसिबल वॉच टाइम छोड़ रहे हो। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सेल्फ सबोटाज है। इस चैप्टर में मैं तुम्हारे दिमाग से छोटे कंटेंट का कीड़ा निकालूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि एक 20 मिनट का वॉच टाइम इंजन कैसे डिजाइन किया जाता है। मैंने पहले भी बोला है और एक बार फिर से कह रहा हूं, YouTube के एल्गोरिदम तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। वो एक धंधा है। YouTube एड्स बेचता है और उससे पैसा कमाता है। इनफैक्ट YouTube तो इतना हरामी है कि वो कंपनीज से पैसा कमाता है ये बोल के कि मैं अपनी YouTube वीडियोस में व्यूअर्स को तुम्हारे एड्स दिखाऊंगा, और व्यूअर्स से पैसा कमाता है ये बोल के कि भैया YouTube प्रीमियम ले लो ताकि तुम्हें कंपनीज के एड्स ना देखने पड़े। दोनों तरफ से ही फुल मजे ले रहा है YouTube। एनीवेज, जो क्रिएटर ऑडियंस को प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा देर तक रोक कर रखेगा YouTube उसकी वीडियो को पुश करेगा। सिंपल सा नियम है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, लॉन्गर वीडियोस मतलब मोर वॉच टाइम मतलब स्ट्रॉन्गर रिकमेंडेशंस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। प्रोफेसर ऑफ हाउ पे जितनी भी वीडियोस में मैंने प्रॉपर डेप्थ दी है, एल्गोरिदम ने उन्हें रिवॉर्ड किया है, और जिन्हें मैंने जल्दी जल्दी में निपटाया है उन्हें एल्गोरिदम ने इग्नोर किया है। एक 25 मिनट की वीडियो जिसमें 60% एवरेज रिटेंशन है मतलब 15 मिनट वॉच टाइम पर व्यू। एक 10 मिनट की वीडियो जिसमें 70% रिटेंशन है मतलब सिर्फ 7 मिनट पर व्यू। लंबी वीडियो जीतती है चाहे परसेंटेज रिटेंशन थोड़ा कम भी हो। ये मैथ है, ये ओपिनियन नहीं है। 15 से 18 मिनट का प्रॉब्लम समझो। अगर तुम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स यानी हीरो कंटेंट को 15 से 18 मिनट में निपटाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ऑडियंस के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। ये टाइम एक कंप्लीट स्टोरी बताने के लिए बहुत छोटा है। तुम जल्दी जल्दी फैक्ट्स फेंकते हो पर ऑडियंस का उस कैरेक्टर या उस प्रॉब्लम के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हो पाता। जब कनेक्शन ही नहीं होता तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता जहां उसे जाना चाहिए। 20 से 30 मिनट का स्वीट स्पॉट क्यों काम करता है? YouTube पे अब 2 बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं। पहला, लोग टाइम पास के लिए शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट्स देख रहे हैं। दूसरा, लोग YouTube को अपने स्मार्ट टीवीज पे नेटफ्लिक्स की तरह देख रहे हैं। जब कोई टीवी पे YouTube खोलता है तो वो 5 मिनट की क्लिप देखने नहीं आता, वो खाना खाते वक्त एक प्रॉपर एपिसोड देखना चाहता है। 20 से 30 मिनट की वीडियो शॉर्ट्स से बहुत ज्यादा इन डेप्थ होती है, टीवी व्यूअर्स के लिए परफेक्ट होती है और एक इजीली डाइजेस्टेबल टाइम कमिटमेंट लगती है। 30 से 60 मिनट का डेंजर जोन समझो, ये सबसे खतरनाक जोन है। इस जोन में सबसे ज्यादा वीडियोस मौत के घाट उतरती हैं। क्यों? क्योंकि 45 मिनट की वीडियो क्लिक करने से पहले व्यूअर को लगता है बाप रे ये तो बहुत लंबा टाइम कमिटमेंट है, बाद में देखूंगा। ये जोन बीच में फंसा हुआ है। ये इतना छोटा नहीं है कि व्यूअर तुरंत डाइजेस्ट कर ले, और इसमें उतनी सॉलिड स्टोरी टेलिंग भी नहीं होती कि ये 1 घंटे से ज्यादा की लेक्स फ्रीडमैन या जो रोगन स्टाइल पॉडकास्ट से कंपीट कर सके। इस स्टक इन द मिडल लेन से बचना है, स्पेशली स्टार्टिंग में। तो याद रखो, अटेंशन स्पैन क्राइसिस तो रियल है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि शॉर्टर वीडियो ज्यादा बेटर है। इसका मतलब है कि बेटर पेसिंग इन लॉन्गर फॉर्मेट वीडियो वर्क्स, यानी कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में पेसिंग बेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्टर इज नॉट बेटर, डेप्थ इज बेटर, स्ट्रक्चर इज बेटर। और जो क्रिएटर इतनी सी बात को समझ गया वो एल्गोरिदम के लिए गोल्ड माइन बन जाता है। जो नहीं समझा वो 8 मिनट की वीडियोस बनाता रहेगा और रोता रहेगा कि भैया व्यूज क्यों नहीं आ रहे। अब तुम्हारा अगला पॉसिबल सवाल हो सकता है कि तो प्रोफेसर क्या मैं कल से ठीक 22 मिनट की वीडियो बनाना शुरू कर दूं? देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि दुनिया में कोई एक यूनिवर्सल बेस्ट लेंथ नहीं है। हर नीश की ऑडियंस की भूख अलग अलग होती है, पर डेटा ये साफ दिखाता है कि लगभग हर नीश में मिड टू लॉन्ग फॉर्म ही डोमिनेट करता है। अपनी नीश का टाइमिंग देखो और डेटा के अगेंस्ट लड़ना बंद करो। गेमिंग,
एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का पीक है 15 से 30 मिनट। लोग तुम्हारा गेम प्ले या स्पोर्ट्स एनालिसिस देखने तभी आते हैं जब उन्हें इमर्जन चाहिए। ये टाइम इमर्जन के लिए काफी लंबा है पर बिंज वॉच करने के लिए काफी छोटा है। व्यूअर आराम से बैक टू बैक 3 वीडियोस देख सकता है। फाइनेंस, बिजनेस और इन्वेस्टिंग का पीक है 25 से 40 मिनट। पैसा और बिजनेस, यहाँ कोई 8 मिनट की जल्दीबाजी वाली टिप्स नहीं सुनना चाहता, यहाँ ट्रस्ट और डेप्थ चाहिए। अगर तुम स्टॉक मार्केट या बिजनेस केस स्टडी समझा रहे हो तो 30 मिनट लगते हैं नुआंसेस क्लियर करने में। क्विक टेक्स यहाँ फेल हो जाते हैं। टेक स्पेसिफिकली का पीक है लगभग 28 मिनट। टेक ऑडियंस को डिटेल्स चाहिए। अनबॉक्सिंग से आगे बढ़कर इन डेप्थ प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन्स और लॉन्ग टर्म रिव्यूज के लिए 28 मिनट का मार्क सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग पाया गया है। मूवीज, टीवी, म्यूजिक और आर्ट का पीक है 20 से 30 मिनट। ट्रेलर ब्रेकडाउन्स, हिडन डिटेल्स और मूवी एनालिसिस के लिए व्यूअर को मूवी का कॉन्टेक्स्ट चाहिए और फिर उस पे तुम्हारा पे ऑफ। 20 से 30 मिनट इज द परफेक्ट सिनेमा ऐसे लेंथ। डीआईवाई और इंजीनियरिंग का पीक है 30 से 45 मिनट। ये नीश लॉन्ग फॉर्म का सबसे बड़ा किंग है। जो लोग घर बनाना, गाड़ी ठीक करना या कोई रोबोट बनाना सीख रहे हैं उन्हें हाईलाइट्स नहीं चाहिए, उन्हें पूरा प्रोसेस देखना है। वो बिना पलक झपकाए 40 मिनट की वीडियो देखेंगे जिसमें कोई जंगल में केबिन बना रहा होगा। लाइफस्टाइल और व्लॉग्स का पीक है 15 से 25 मिनट। ब्लॉग में बहुत वेरिएंसेस होती हैं पर स्वीट स्पॉट यही है। इससे छोटा करोगे तो व्लॉग में कोई स्टोरी बिल्ड नहीं हो पाती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ रैंडम क्लिप्स बचेंगी। इससे लंबा करोगे तो पेसिंग मर जाएगी। ये एग्जैक्ट लॉज नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। अब तुम बोलोगे सौरभ जोशी की सारी वीडियोस तो 10 से 15 मिनट की ही होती हैं बस, तो वो कैसे मिलियंस ऑफ व्यूज पे जा रही हैं? मैं यही समझा रहा हूं। जो मैंने लेंथ के बारे में ऊपर बताया वो एग्जैक्ट लॉज नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें 20 से 25 मिनट की वीडियो बनानी है, पर एक 25 मिनट लंबे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को देखकर जिस पे तुम स्क्रिप्ट लिखने वाले हो तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो में व्यूअर को बोर होने से बचाना एक कला है। अगर तुम यहाँ शॉर्ट फॉर्म की तरह लगातार चिल्लाते रहोगे तो व्यूअर का दिमाग थक जाएगा। अगर तुम कॉलेज प्रोफेसर की तरह धीरे धीरे बोलोगे तो वो सो जाएगा। एक परफेक्ट लॉन्ग फॉर्म स्क्रिप्ट एक गाड़ी के इंजन की तरह काम करती है। उसका आर्किटेक्चर इस 8 पार्ट सीक्वेंस पे टिका होता है। पहला पार्ट इंट्रो यानी हुक और प्रॉमिस, जो हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा। पहले 15 सेकंड्स विजुअल हुक प्लस वर्बल पंच। यहाँ तुम साफ बता दो कि आने वाले 25 मिनट देखने के बाद व्यूअर की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी। अगर 25 मिनट मांग रहे हो तो प्रॉमिस भी बड़ा और बोल्ड होना चाहिए। दूसरा पार्ट सेटअप और कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। सीधा मुद्दे पे मत आओ। लॉन्ग फॉर्म में कॉन्टेक्स्ट किंग होता है। अगर तुम बता रहे हो कि 2008 का फाइनेंशियल क्रैश क्यों हुआ था तो सीधा बैंक्स को गाली देना शुरू मत कर दो। पहले सेटअप दो। 2005 में हालात कैसे थे, लोग कितने खुश थे। ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन व्यूअर को उस दुनिया में ले जाती है। ये वो हिस्सा है जहां तुम स्लो और अथॉरिटेटिव साउंड करते हो। पर वार्निंग, कॉन्टेक्स्ट इज नॉट परमिशन टू बिकम बोरिंग। लोग कॉन्टेक्स्ट देने के चक्कर में बात को इतना खींच देते हैं कि सामने वाला बोर होने लग जाता है। इस चीज को हमेशा अवॉइड करो। अच्छा कॉन्टेक्स्ट व्यूअर को फील कराता है, अब समझ आया कि ये क्यों मैटर करता है। बुरा कॉन्टेक्स्ट व्यूअर को फील कराता है, भाई पॉइंट पे आ। तीसरा पार्ट प्रोग्रेशन और एस्केलेशन। अब कहानी को आगे बढ़ाओ। हर 2 से 3 मिनट में नैरेटिव एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तुम टेंशन बिल्ड करते हो। सब कुछ ठीक चल रहा था पर अचानक, अगर 12 मिनट की वीडियो में मिनट 4 के बाद कुछ एस्केलेट नहीं हुआ, रिटेंशन ग्राफ लाइकली ब्लीड करेगा। मोस्ट क्रिएटर्स यहाँ फेल हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और रिटेंशन ग्राफ एक फेल्ड रॉकेट की तरह गिरने लग जाता है। तुम में से काफी लोग ये गलती करते हो। तुमको लग रहा है कि अगर तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो तो व्यूअर बहुत ज्यादा खुश होगा। गलत। व्यूअर को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, व्यूअर को एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोग्रेशन चाहिए। उसे लगना चाहिए कि कहानी आगे बढ़ रही है, कुछ नया आ रहा है, टेंशन धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। अगर स्टेगनेंट फील हुआ, वीडियो रुकी हुई फील हुई, तो चाहे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन कितना भी अच्छा हो, व्यूअर उस वीडियो को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। चौथा पार्ट एक्सप्लेनेशन ब्लॉक्स। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में टेक्निकल चीजें आती हैं, जैसे इन्फ्लेशन कैसे काम करता है या कोई मर्डर मिस्ट्री में फॉरेंसिक्स कैसे हुए। यहाँ तुम स्टोरी रोककर एक एक्सप्लेनेशन ब्लॉक इंसर्ट करते हो। इसे बिल्कुल आसान लेमन भाषा में समझाओ। अगला चैप्टर जो है ना, देसी एनालॉजी मास्टर क्लास वाला, वो यहाँ बहुत काम आएगा। एक्सप्लेनेशन ब्लॉक्स को चंक्स में तोड़ो, एक ही फ्लो में सब कुछ डंप मत करो। पांचवा पार्ट रीहुक्स। एक आम इंसान का दिमाग हर 3 से 4 मिनट में भटकने लगता है। वो दूसरे टैब पे क्लिक करने का सोचता है। इसे रोकने के लिए तुम्हें स्क्रिप्ट में रीहुक्स प्लांट करने पड़ते हैं। रीहुक्स क्या होते हैं? ये वीडियो के बीच में डाला गया एक नया सस्पेंस है। फॉर एग्जांपल, मिनट 12 ऑफ अ 25 मिनट वीडियो, तो हमें लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी आफत आने वाली है जो इस पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। पर उस आफत के बारे में बात करने से पहले आओ देखते हैं कि उस रात ऑफिस में क्या हुआ। बूम, तुमने व्यूअर को जो बोर हो रहा था उसे वापस दिमाग से कॉलर पकड़कर बिठा लिया। बिना रीहुक्स के 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो सर्वाइव कर ही नहीं सकती। वीडियो में रीहुक्स होना नॉन नेगोशिएबल है। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, ये ऑक्सीजन है तुम्हारी वीडियो की। अगर तुम्हारी वीडियो 20 मिनट की है और उसमें अगर तुम 3-4 हुक्स नहीं डाल रहे हो, रीहुक्स बार बार नहीं डाल रहे हो, तो तुम्हारी वीडियो ना चलना तय है। तो तुम एक लेक्चर दे रहे हो, वो तुमने वीडियो नहीं बनाई है। इस बात को ध्यान से सुन लो और समझ लो। एक बड़ा क्रिएटर और एक स्टार्टिंग क्रिएटर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि बड़ा क्रिएटर बार बार वीडियो में रीहुक्स डालता रहता है,
जबकि एक स्टार्टिंग क्रिएटर जो है वो बस अपनी वीडियो में इंफॉर्मेशन को डंप कर रहा है। छठा पार्ट, ट्रांजिशंस। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कूदने के लिए स्मूथ ट्रांजिशंस चाहिए। वीक ट्रांजिशन होता है। पॉइंट नंबर 1 ये है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ये स्कूल का ऐसे प्रेजेंटेशन है, स्क्रिप्ट नहीं। स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन होती है। जब पैसा डूबना शुरू हुआ तो सिर्फ आम आदमी नहीं रोया, इस आग की लपटें सीधा गवर्नमेंट के दरवाजे तक पहुंची। ट्रांजिशन का काम है मोमेंटम मेंटेन करना। सातवां पार्ट, मिनी पे ऑफ। तुम 25 मिनट लंबी वीडियो में सारा क्लाइमैक्स एंड के लिए बचाकर नहीं रख सकते। व्यूअर इतनी देर तक वेट करेगा ही नहीं। तुम्हें रास्ते में छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। अगर पूरी वीडियो एक बड़ी मिस्ट्री है तो हर 5 मिनट में एक छोटी मिस्ट्री सॉल्व करके दिखाओ। उन्हें लगना चाहिए कि उन्हें लगातार वैल्यू मिल रही है। आठवां पार्ट, क्लाइमैक्स और क्लोजिंग। यहाँ सारे धागे आपस में जुड़ते हैं। एस्केलेशन अपनी पीक पे होती है। वीडियो के आखिरी 2 मिनट सबसे इंटेंस होने चाहिए। क्लोज हमेशा शार्प होना चाहिए। लंबा प्रवचन नहीं, डायरेक्टली इंपैक्ट छोड़ना है। बिंज वर्ड का कॉन्सेप्ट चैप्टर 8 में डिटेल में आएगा, तब ये 8वां पार्ट तुम लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा। ये 8 पार्ट्स मिलकर तुम्हारा वॉच टाइम इंजन बनाते हैं। इंट्रो, सेटअप, प्रोग्रेशन, एक्सप्लेनेशन ब्लॉक्स, रीहुक्स, ट्रांजिशंस, मिनी पे ऑफ्स, क्लाइमैक्स और क्लोजिंग। अगर इन 8 में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग है या फिर कमजोर है तो कम व्यूज आने के उस वीडियो पे पूरे चांसेस हैं। ये 8 के 8 पार्ट्स इंजन के पिस्टन हैं, इनके बिना गाड़ी चलेगी ही नहीं। याद है ना, मॉड्यूल 2 में हमने हीरो कंटेंट और हब कंटेंट के बारे में पढ़ा था। दोनों लंबी वीडियोस हो सकती हैं, पर उनकी स्क्रिप्ट का इंजन अलग चलता है। हीरो कंटेंट स्क्रिप्ट एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह होती है। इसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत डीप होता है क्योंकि नए व्यूअर को तुम्हारे बारे में या टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। रीहुक्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, पेसिंग टाइट होती है और स्टेक्स मैसिव होते हैं। हब कंटेंट स्क्रिप्ट एक टीवी सीरियल के रेगुलर एपिसोड की तरह होती है। इसमें लंबा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कम्युनिटी ऑलरेडी कैरेक्टर्स और तुम्हारी वाइब को जानती है। यहाँ एक्सप्लेनेशन ब्लॉक्स और पर्सनल ओपिनियंस ज्यादा होते हैं। तुम कैमरे से ज्यादा डायरेक्ट कैजुअल बात कर सकते हो। ये थोड़ी रिलैक्स्ड होती है। हीरो स्क्रिप्ट मतलब इवेंट, हब स्क्रिप्ट मतलब रूटीन विद वैल्यू। दोनों अलग लिखे जाते हैं। जो क्रिएटर इस डिफरेंस को नहीं समझ पाता वो हर वीडियो को या तो ओवर ड्रामेटाइज कर देगा या फिर अंडर पावर कर देगा। अगर तुम हर एक हब वीडियो को एक हॉलीवुड मूवी की तरह ट्रीट करोगे ना तो ऑडियंस समझ जाएगी। ऑडियंस को वो अननेचुरल लगेगा और तुम भी थक जाओगे। और अगर तुम एक हीरो वीडियो को एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन की तरह ट्रीट करोगे तो तुम्हारे पास नई ऑडियंस नहीं आएगी। दोनों के लिए अलग अलग दिमाग चाहिए, अलग अलग स्क्रिप्टिंग चाहिए। तुम्हारी वीडियो छोटी इसलिए नहीं है क्योंकि टॉपिक छोटा है। तुम्हारी वीडियो छोटी इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास उस टॉपिक को डीप, एंगेजिंग और सिनेमैटिक तरीके से बताने के लिए ना ही दिमाग है और ना ही पेशेंस है। इस अटेंशन स्पैन क्राइसिस के जमाने में एक परफेक्ट लॉन्ग वीडियो को बनाना सबसे हार्डेस्ट टास्क है। पर जो इस चैप्टर में बताई हुई आर्ट को मास्टर कर लेता है ना, एल्गोरिदम उसकी आगे से पूजा करता है। रील और शॉर्ट्स की ऑडियंस वर्सेस लॉन्ग वीडियो की ऑडियंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस की ऑडियंस गोल्ड माइन है। उन लोगों के पास में परचेजिंग पावर होती है और मैक्सिमम ऑडियंस यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस की टियर 1 टाइप होती है। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा टॉपिक 8 मिनट में कवर हो जाता है तो तुमने उस पर्टिकुलर टॉपिक को उतना डीपली एक्सप्लोर किया ही नहीं है, या फिर तुमने अपनी रिसर्च में पक्का कसर छोड़ी है। जो डेप्थ होती है ना किसी भी टॉपिक को लेके, वो हमेशा नजरिए में होती है। टॉपिक में कम, नजरिए में ज्यादा। अब तुम्हारा काम, अपनी अगली यूट्यूब वीडियो का टॉपिक उठाओ, एक पेज पे ये हेडिंग्स बोल्ड में डालो। इंट्रो, सेटअप, प्रोग्रेशन 1, रीहुक, प्रोग्रेशन 2, क्लाइमैक्स, क्लोज। अब इस स्केलेटन के अंदर बुलेट पॉइंट्स में अपनी स्टोरी मैप आउट करो। तुम्हें लगेगा ये बोरिंग है, ये एक्स्ट्रा काम है, पर तुम बार बार ये भूल जाते हो कि ब्रेन को इस तरह की एक्सरसाइजेस की आदत लगाना, यही वो अनफेयर एडवांटेज है जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर क्रिएटर्स के पास नहीं है। जब तक तुम्हारा ढांचा तैयार नहीं है तुम लंबी रेस नहीं दौड़ सकते। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि कभी भी अगर जिंदगी में यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने की बात आए तो हमेशा याद रखना कि शॉर्टर इज नॉट बेटर। मिड टू लॉन्ग फॉर्म वीडियो लेंथ इज ऑलवेज बेटर, पर वो मिड टू लॉन्ग फॉर्म लेंथ वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, क्योंकि वॉच टाइम चांस से नहीं आता, वॉच टाइम आर्किटेक्चर से आता है। इंजन बिल्ड हो चुका है, अब इस इंजन में सबसे पावरफुल फ्यूल डालने की बारी है। अगले चैप्टर में बात करेंगे एक ऐसी ट्रिक की जिससे तुम एक देसी इंसान को भी क्वांटम फिजिक्स समझा सकते हो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 5, द देसी एनालॉजी मास्टर क्लास। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया है और तुमने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख दी है उसको लेके, तो व्यूअर तुम्हारी वीडियो को एंड तक पूरे 10 मिनट तक देखेगा? तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल है, अगर तुम एकदम नए क्रिएटर नहीं हो और तुमने यूट्यूब पे पास्ट में 4-5 वीडियोस डाल रखी हैं, तो अपनी उन 4-5 वीडियोस का रिटेंशन ग्राफ खोलो और मुझे एक चीज चेक करके बताओ कि 4 से 12 मिनट के बीच में कितने लोग बचे थे। अगर 50% से ज्यादा चले गए हैं ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ये पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए है। ध्यान रहे, जरूरी नहीं है कि कंटेंट अच्छा है तो लोग देखेंगे ही। हो सकता है तुम्हारी नजर से तुम्हें अपना कंटेंट अच्छा लग रहा हो क्योंकि तुमने उस पर मेहनत की है, पर क्या पता वही कंटेंट लोगों के लिए नॉर्मल हो। आज के डोपामीन एडिक्टेड जमाने में अच्छा कंटेंट काफी नहीं है। लोग बोर होने के लिए बहाना ढूंढते हैं, वो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड फील करते हैं और तुरंत अगले वीडियो पे कूद जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन कोई चैरिटी नहीं है कि लोग तुम्हें अपना टाइम दान में देंगे, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। अगर तुमने उनके दिमाग को हर 2 से 3 मिनट में एक नया झटका नहीं दिया तो तुम उन्हें खो दोगे। आज इस चैप्टर में
मैं तुम्हें स्क्रिप्टिंग का वो न्यूक्लियर वेपन देने वाला हूं जो व्यूअर को वीडियो छोड़ने ही नहीं देगा। इसे कहते हैं द ओपन लूप एंड द इमेजिन करो हैक। इसे सीख लिया तो तुम व्यूअर को हिप्नोटाइज करना सीख जाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये ओपन लूप एग्जैक्टली क्या भला है। इंसानी दिमाग को क्लोजर यानी पूर्णता चाहिए होती है। अगर मैं तुमसे कोई सवाल पूछूं और उसका जवाब ना दूं तो तुम्हारे दिमाग में एक खुजली शुरू हो जाएगी। जब तक तुम्हें वो जवाब नहीं मिलता तुम्हारा दिमाग उस टॉपिक को बंद नहीं कर सकता। इसे साइकोलॉजी में ज़ेगार्निक इफेक्ट कहते हैं कि अनफिनिश्ड या इनकम्प्लीट टास्क कॉग्निटिव टेंशन क्रिएट करती है, जिस वजह से माइंड बार बार उस तरफ लौटना चाहता है और वो इनकम्प्लीट बात दिमाग में बैठ जाती है और तुम उसे आसानी से भूल नहीं पाते। ओपन लूप की डेफिनेशन सिंपल है, स्क्रिप्ट के बीच में एक ऐसी इंफॉर्मेशन या सवाल फेंक देना जिसे तुम इनकम्प्लीट छोड़ देते हो और उसका जवाब वीडियो के एंड तक पुश कर देते हो। एग्जाम्पल लाइन, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कांड तो तब हुआ जब उसने वो तिजोरी खोली। वो तिजोरी में क्या था वो मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। बूम, बन गया एक ओपन लूप। अब व्यूअर आगे की वीडियो तो देखता जाएगा, लेकिन उसके माइंड में ये बात भी घर कर चुकी है कि इस वीडियो का एंड होने से पहले पहले मुझे बताया जाएगा कि तिजोरी में आखिर था क्या। अब व्यूअर को पता है कि तिजोरी में कुछ क्रेजी है और अब वो अगले 8 मिनट तुम्हारी बोरिंग इंफॉर्मेशन भी काफी हद तक सुन लेगा सिर्फ उस एक जवाब के लिए। 90% क्रिएटर्स अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन शुरुआत में ही उगल देते हैं। इसी रीजन से मिड तक आते आते उनकी वीडियो ऑलमोस्ट डेड हो जाती है। उनकी वीडियो में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 बस एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन चल रहा है। कोई टेंशन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई फॉरवर्ड पुल नहीं। ऑडियंस को लगता है कि हाँ बस हो गया, समझा दिया, अब मैं चलता हूं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई चीज उनके दिमाग में उन्हें फ्यूचर तक खींच रही है। और ये जो ओपन लूप है ना, इसका काम है ऑडियंस को फ्यूचर तक टिका के रखना। ओपन लूप प्लांट करने के 5 तरीके हैं। पहला, फ्यूचर पे ऑफ टीज। ये कुछ ऐसा सुनाई देता है कि सबसे डेंजरस पार्ट अभी आगे आएगा। दूसरा, डिलेड एक्सप्लेनेशन। ये कुछ ऐसा सुनाई देता है कि ये क्यों होता है वो एंड में क्लियर होगा। तीसरा, नंबर्ड एस्केलेशन। ये कुछ ऐसा सुनाई देता है कि चैलेंज 3 में एक्चुअल ट्विस्ट है। चौथा, हिडन ट्रुथ फार्मिंग। ये कुछ ऐसा सुनाई देता है कि असली रीजन वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। पांचवा, कॉन्सिक्वेंस सस्पेंस। ये कुछ ऐसा सुनाई देता है कि इसका रिजल्ट जो निकला वो ही सबसे शॉकिंग था। ये पांचों एक ही काम करते हैं, आंसर को आगे पुश करते हैं और व्यूअर को उस लॉन्ग वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक के रखते हैं। पर क्या एक दूसरा जरूरी सवाल ये नहीं है कि ओपन लूप एग्जैक्टली कब प्लांट करना चाहिए? देखो, ओपन लूप प्लांट करना चाहिए स्टार्टिंग में ताकि ओपनिंग रिटेंशन इंप्रूव हो। ओपन लूप प्लांट करना चाहिए मिडल में ताकि मिड वीडियो ड्रॉप ऑफ कंट्रोल हो। ओपन लूप प्लांट करना चाहिए सेक्शन ट्रांजिशन पे ताकि नेक्स्ट सेगमेंट को पुल मिले। मोस्ट बिगिनर क्रिएटर्स ओपन लूप सिर्फ इंट्रो में यूज करते हैं, मास्टर्स उसे पूरी वीडियो में यूज करते हैं। पर क्या आप दूसरा जरूरी सवाल ये नहीं है कि ओपन लूप आपने प्लांट तो कर दिया, पर उसे रिजॉल्व कब करना है, उसे बंद कब करना है? ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। ओपन लूप खोलना इजी है पर उसे क्लोज करना भी जरूरी है। अगर हर 2 मिनट में न्यू लूप खोल दिया और क्लोज कुछ नहीं किया तो ऑडियंस मैनिपुलेटेड फील करेगी। अच्छा लूप सिस्टम होता है, सबसे पहले एक मेजर लूप, बीच में मिनी लूप्स, पीरियोडिक क्लोजर और फाइनल स्ट्रॉन्ग पे ऑफ। व्यूअर को क्लोजर भी चाहिए, सिर्फ टीजिंग नहीं। अब दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर की बात करते हैं। लोग सोचते हैं मिस्टर बीस्ट के पास बहुत पैसा है इसलिए व्यूज आते हैं, या फिर वो बहुत पैसा अपनी वीडियोस में लगाता और उड़ाता है इसलिए व्यूज आते हैं। गलत। उसके पास पैसा है क्योंकि उसके पास ये स्क्रिप्टिंग हैक है। मिस्टर बीस्ट को सिर्फ स्पेक्टिकल क्रिएटर समझना बिगिनर मिस्टेक है। उसका डीपर वेपन है फॉरवर्ड पुल। उसका कोर फॉर्मूला एकदम क्लियर है। बिगिनिंग में बताओ क्यों देखें, एंड में पे ऑफ दो, बीच में कोई डल मूवमेंट मत डालो। इससे लोग ज्यादा देर तक देखेंगे और वीडियो छोड़ के जाने के लिए कम से कम क्लिक्स करेंगे और अल्टीमेटली यही तो यूट्यूब चाहता है। मिस्टर बीस्ट की उस वायरल वीडियो का पोस्टमार्टम करते हैं जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो आया था। उसने वीडियो शुरू की, रोनाल्डो को टीजर में दिखाया, पर उसने तुरंत रोनाल्डो के साथ चैलेंज शुरू नहीं किया। उसने ओपन लूप्स की बारिश कर दी। लूप 1, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आगे वीडियो में रोनाल्डो आने वाला है। लूप 2, रोनाल्डो किसी के साथ कॉम्पीट करेगा और वो मैच इंसेन होने वाला है। पूरी वीडियो में बीच बीच में मिस्टर बीस्ट बोलता है रोनाल्डो आगे आएगा पर पहले ये वीडियो देखो। कॉन्टेस्ट होना है, कौन जीतेगा, आगे और क्या चैलेंज आएगा, एस्केलेशन कहां तक जाएगी। व्यूअर बस करंट मूवमेंट नहीं देख रहा होता, वो अगला चैलेंज भी देखना चाहता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि मिस्टर बीस्ट हर 2 से 3 मिनट में अपने ऑडियंस के दिमाग में एक नया सवाल प्लांट करता रहता है और उसके आंसर को धीरे धीरे आगे पुश करता रहता है। वो व्यूअर को वीडियो के एंड से पहले कभी भी सेटिस्फाइड फील होने ही नहीं देता, क्योंकि अगर व्यूअर सेटिस्फाई हो गया ना तो वो वीडियो को छोड़ देगा। इसलिए वो तुम्हें हमेशा हंग्री रखता है। व्यूअर जब भी निकलना चाहता है तो व्यूअर का दिमाग बोलता है कि बस रुक रुक एक बार, बस ये देख ले, ये देख के चला जा। तो मैं भी अपनी स्क्रिप्ट में हर ट्रांजिशन पर एक छोटा सा ओपन लूप जरूर छोड़ना है। अब आते हैं इस चैप्टर के दूसरे और सबसे पावरफुल हिस्से पे। मॉड्यूल 2 के चैप्टर 8 में हमने मेंटल सिमुलेशन सीखी थी कि लोगों की इमेजिनेशन पावर कमजोर हो रही है। मॉड्यूल 3 के चैप्टर 5 में हमने देसी एनालॉजी सीखी। जब तुम इन दोनों को स्क्रिप्ट के अंदर कंबाइन करते हो तो तुम व्यूअर के दिमाग को कैप्चर कर लेते हो। ओपन लूप क्वेश्चन बनाता है, लेकिन उसके साथ ही एक ट्रिगर है, इमेजिन करो ट्रिगर, जो कि व्यूअर को उस क्वेश्चन के अंदर मेंटल पार्टिसिपेंट बना देता है। जब तुम अपनी स्क्रिप्ट में ये वर्ड्स यूज करते हो, इमेजिन दिस, सोचो, मान लो, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, तो तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, तुम व्यूअर को मजबूर कर रहे हो कि वो उस सीन का
हिस्सा बने। अब समझो क्यों ये रिटेंशन का न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि जब व्यूअर इमेजिन करता है तो उसके दिमाग के वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो तब होते हैं जब वो सच में वो काम कर रहा होता है। वो वीडियो को देख नहीं रहा होता, वो उसे एक्सपीरियंस कर रहा होता है, और इंसान एक्सपीरियंस को कभी भी बीच में नहीं छोड़ता। एग्जाम्पल देखो, अगर सिर्फ ओपन लूप होगा तो तुम लोग स्क्रिप्ट में बोलोगे एंड तक पता चलेगा फ्रॉड कैसे होता है, अच्छा है। पर ओपन लूप प्लस इमेजिन करो ट्रिगर होगा तो तुम लोग स्क्रिप्ट में बोलोगे सोचो तुम पेट्रोल भरवा रहे हो, सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसी वक्त तुम्हें चूना लगाया जा रहा है, कैसे, एंड तक समझ आ जाएगा। अब ये ज्यादा हार्ड हिट करता है क्योंकि व्यूअर सीन के अंदर है, क्वेश्चन अनरिजॉल्व है और आंसर फ्यूचर में है। ये है रिटेंशन गोल्ड। ये है एक रिटेंशन हैक जो तुम्हें हमेशा प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की लॉन्ग वीडियोस में देखने को मिलेगा। इमेजिन करो तुम एक हॉरर स्टोरी सुना रहे हो, सिर्फ ओपन लूप के थ्रू लिखोगे तो वो कुछ ऐसा साउंड करेगा कि कमरे में कौन है, लेकिन अगर तुम बोलते हो सोचो तुम उस अंधेरी गली में अकेले हो और पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही है, अब व्यूअर वहां से भाग नहीं सकता, उसका दिमाग हिप्नोटाइज हो चुका है। ये टैक्टिक ड्राई टॉपिक्स पे भी काम करती है। फाइनेंस पे इसका एग्जांपल कुछ ऐसा होगा कि इमेजिन करो सरकार अचानक तुम्हारे बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकाल ले, ये कैसा फील होगा। डोपिंग पे इसका एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, सोचो तुम ओलंपिक मेडल जीतकर निकले हो और तुरंत तुम्हारा सैंपल लिया जा रहा है, अब तुम्हारे करियर का सच एक लैब रिपोर्ट डिसाइड करेगी। हर नीश में ये काम करता है। ओपन लूप को अगर सिर्फ अकेले यूज किया जाए तो एक क्वेश्चन छोड़ देता है। इमेजिन करो ट्रिगर को अगर अकेले यूज किया जाए तो एक मेंटल इन्वॉल्वमेंट छोड़ देता है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ में यूज किया जाए तो व्यूअर को सस्पेंस के अंदर लॉक कर देते हैं ये, क्योंकि अब उसके दिमाग में अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं और वो खुद भी उस पर्टिकुलर सीन का हिस्सा बन चुका है। इसे मैं हिप्नोसिस इफेक्ट कहता हूं। ये एक तरीके से लिटरल हिप्नोसिस है, पूरा साइकोलॉजिकल लॉक इन। यही रीजन है कि मेरी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की वीडियोस में लोग 10-10, 15-15 मिनटों तक चिपके रहते हैं। मैं हर वीडियो में ये दोनों यूज करता हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर सिर्फ लूप्स और इमेजिनेशन काफी नहीं है। अगर वीडियो 10 मिनट से ज्यादा लंबी है तो तुम्हें पूरा का पूरा टूल किट चाहिए ताकि व्यूअर के दिमाग को हर तरफ से घेर सको। ये सब मिलकर पूरा एक रिटेंशन सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहला टूल है पैटर्न इंटरप्ट्स। इंसान का दिमाग मोनोटोनी में बोर होने लगता है, इसे तोड़ने के लिए अचानक से टोन बदलो। अगर तुम सीरियस बात कर रहे हो तो अचानक एक सरप्राइज लाइन बोलो, लेकिन रुको, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। यह स्क्रीन पे सडन जूम, सडन कलर चेंज या कोई अनएक्सपेक्टेड साउंड इफेक्ट, ये दिमाग को सिग्नल देता है ओए जाग जा, कुछ नया हो रहा है। यूट्यूब रिटेंशन ग्राफ में डिप्स वही होते हैं जहां ऑडियंस इंटरेस्ट लूज करती है। पैटर्न इंटरप्ट का काम डिप आने से पहले झटका देना है। दूसरा टूल कॉल बैक्स। अपनी वीडियो के शुरुआत में कही गई किसी बात को बीच में या एंड में कनेक्ट करो। याद है मैंने शुरुआत में वो तिजोरी वाली बात कही थी, वही तिजोरी अब खुलने वाली है। ये व्यूअर को फील करवाता है कि वीडियो कोहेसिव और वेल प्लान्ड है, उसे लगता है वो सही जगह है। तीसरा टूल पेसिंग मैनेजमेंट। स्क्रिप्ट का फ्लो एक लीनियर रोड की तरह नहीं होना चाहिए, वो एक रोलर कोस्टर की तरह होना चाहिए। फास्ट पेसिंग जब शॉक हुक्स या ट्रांजिशन दे रहे हो, छोटे सेंटेंसेस, फास्ट डिलीवरी। स्लो पेसिंग जब इमोशनल स्टोरी या कॉम्प्लेक्स एनालॉजी समझा रहे हो। डीप वॉइस, पॉजेस, स्लो डिलीवरी। एक ही स्पीड पे चलने वाली वीडियो लोरी बन जाती है और व्यूअर सो जाता है। चौथा टूल मिनी रिवील्स। सारा क्लाइमेक्स एंड के लिए मत बचाओ, हर 2 से 3 मिनट में एक मिनी रिवील करो। पहला रेड फ्लैग ये है, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, इस प्रोसेस का सबसे शॉकिंग पार्ट ये है। ये छोटे पे ऑफ्स व्यूअर को रिवॉर्ड देते रहते हैं। पांचवा टूल टोन शिफ्ट्स। अगर पूरी वीडियो सेम टोन में चल रही है बोरिंग लगेगी। इन्फॉर्मेटिव से ड्रामेटिक, फनी से सीरियस, काम से अर्जेंट, एक्सप्लेनेशन से चैलेंज, टोन बदलते रहो। छठा टूल सेक्शन ट्रांजिशंस। वीक ट्रांजिशन होती है, फॉर एग्जांपल अब अगला पॉइंट देखते हैं, ये डेड है। स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन होती है, लेकिन ये सिर्फ सरफेस था, रियल मैकेनिज्म अब खुलता है। ट्रांजिशन का काम सिर्फ मूव करना नहीं, पुल क्रिएट करना होता है। कमजोर मिड वीडियो स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल है, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा, ड्राई, मैकेनिकल, डेड। स्ट्रॉन्ग रिटेंशन स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल है। पहला पॉइंट समझना जरूरी था क्योंकि बिना इसके तुम्हें वो हिडन ट्रिक समझ ही नहीं आएगी जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। अब यहाँ क्या है, कॉल बैक टू प्रायर पॉइंट, फ्यूचर टीज, रेलेवेंस, एस्केलेशन। और एक और एग्जांपल, वीक एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन होगी, लाई डिटेक्टर बॉडी पैरामीटर्स मेजर करता है। बेटर होगी, सोचो तुम किसी कुर्सी पे बैठे हो, सामने सवाल पूछा जा रहा है और तुम्हारी बॉडी तुमसे पहले रिएक्ट कर रही है। मशीन झूठ नहीं पड़ती, मशीन तुम्हारी बॉडी की घबराहट को पड़ती है और यही चीज इसे डेंजरस भी बनाती है। क्यों, वो आप समझो। इस दूसरे वर्जन में इमेजिन करो भी है, ओपन लूप भी है, एक्सप्लेनेशन भी है और नेक्स्ट पुल भी है। पर एक वार्निंग, ओपन लूप्स पावरफुल हैं पर मिसयूज भी कॉमन है। गलती नंबर 1, टू मेनी लूप्स, नो क्लोजर, ऑडियंस मैनिपुलेटेड फील करेगी। गलती नंबर 2, फेक टीज। सबसे पहले तो सबसे शॉकिंग चीज दिखा दी और फिर अगर पे ऑफ कमजोर किया तो ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गलती नंबर 3, लूप विदाउट रेलेवेंस। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है पर मेन वीडियो से कनेक्टेड नहीं है तो भी गए काम से। गलती नंबर 4, इमेजिन करो विदाउट पर्पस। हर 2 लाइन पर सोचो बोलना इनफ है, उसे डीपन इन्वॉल्वमेंट के लिए करना है। गलती नंबर 5, नो मिड वीडियो रिफ्रेश, सिर्फ इंट्रो हुक और फिर फ्लैट एक्सप्लेनेशन। इसलिए काफी क्रिएटर्स व्यूअर्स को मिडिल में खो देते हैं। कंटेंट खराब नहीं होता, कंटेंट साइकोलॉजिकली इंजीनियर्ड नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स के लिए एक नई प्रैक्टिस दे रहा हूं, हर 2-3 मिनट में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल पुल डालो, वो साइकोलॉजिकल पुल जरूर आना चाहिए। ये हो सकता है ओपन लूप, मिनी रिवील या फिर पैटर्न इंटरप्ट या न्यू एनालॉजी या इमेजिन करो ट्रिगर या कोई कॉल बैक या फिर कोई एस्केलेशन। अगर 5 मिनट तक सिर्फ एक्सप्लेनेशन चल रहा है ना तो ऑडियंस ड्रॉप कर जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की जितनी वीडियोस में मैंने ये पूरा रिटेंशन सिस्टम यूज किया है ना, उन सारी वीडियोस में
रिटेंशन ग्राफ में फर्क साफ साफ दिखा है। अब तुम्हारा काम, अपनी अगली वीडियो की स्क्रिप्ट उठाओ या कोई पुरानी स्क्रिप्ट जो परफॉर्म नहीं कर पाई, उसमें 3 ओपन लूप्स प्लांट करो, वीडियो के स्टार्ट में, मिडल में और 75% मार्क पे। 2 इमेजिन करो ट्रिगर्स ढूंढो, वो कौन से ड्राई पॉइंट्स हैं जहां तुम व्यूअर को मेंटली सिमुलेट करवा सकते हो। हर दूसरे सेक्शन के बीच में एक मिनी रिवील या सरप्राइज लाइन डालो। तुम्हें लगेगा ये एक्स्ट्रा काम है, पर तुम बार बार ये भूल जाते हो कि ब्रेन को इस तरह की इंजीनियरिंग की आदत लगाना ये वो अनफेयर एडवांटेज है जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर क्रिएटर्स के पास नहीं है। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि सिर्फ अच्छा कंटेंट काफी नहीं है। अच्छा कंटेंट बिना रिटेंशन साइकोलॉजी के व्यूअर्स को मिडल में ही खो देता है। ओपन लूप अनआंसर्ड क्वेश्चन है, पर इमेजिन करो एक मेंटल पार्टिसिपेशन की तरह है। दोनों अगर साथ में यूज किए जाएं तो व्यूअर को एक सस्पेंस के अंदर लॉक कर देते हैं। स्क्रिप्टिंग का मतलब वर्ड्स लिखना नहीं होता। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है व्यूअर के दिमाग के साथ में चेस खेलना, और तुम्हें हमेशा उसमें 2 मूव्स आगे ही रहना है। जिस दिन तुमने व्यूअर के दिमाग के साथ में खेलना सीख लिया ना, उस दिन से वॉच टाइम तुम्हारे पीछे भागेगा। अब तैयार हो जाओ एक स्पेशल रिटेंशन सिस्टम के लिए, चैप्टर नंबर 7 के लिए, द डोपामीन रीसेट। एक बहुत ही घटिया और इंटेलेक्चुअल ईगो वाली बीमारी है जो नए क्रिएटर्स के अंदर कूट कूट के भरी होती है। तुम्हें लगता है कि कैमरे के सामने बैठ के हैवी इंग्लिश शब्द बोल देने से, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल जार्गन फेंकने से और मुश्किल डेटा बताने से ऑडियंस सोचेगी भाई क्या स्मार्ट बंदा है, इसे तो सब आता है यार। लेट मी डिस्ट्रॉय दिस मिथ राइट नाउ। अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझा नहीं सकते ना, तो तुम्हारी वीडियो कभी नहीं चलेगी, वो बात अलग है। इस बात को भी ध्यान रखो कि तुम्हें खुद वो टॉपिक कभी समझ आया ही नहीं। कूल बनने के चक्कर में अगर तुम बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, तो तुम स्मार्ट नहीं लग रहे, तुम एक इनसिक्योर इंसान लग रहे हो जो अपनी लैक ऑफ टीचिंग स्किल को भारी भारी शब्दों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े जीनियसेस, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो रिचर्ड ब्रैंसन हो, इनमें से कोई भी हो, वो अपने फील्ड के टॉपिक्स को एक 10 साल के बच्चे को समझाने की ताकत रखते हैं। और वो ये सब हैवी जार्गन से नहीं करते, वो ये सब करते हैं एक ऐसे सीक्रेट से जो प्रोफेसर ऑफ हाउ का भी सीक्रेट है, द देसी एनालॉजी मिसाल। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे ड्राई, सबसे टेक्निकल टॉपिक्स को चाय की टपरी, कॉलोनी की आंटी और क्रिकेट मैच के लेवल पर लाकर समझाया जाता है। ये प्रोफेसर ऑफ हाउ का एक्चुअल हिडन वेपन है, एनिमेशन से भी बड़ा, एडिटिंग से भी बड़ा, एसईओ से भी बड़ा। अगर तुम ये एक स्किल मास्टर कर लो तो तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी एक चाय वाले को समझा सकते हो, और वो ना सिर्फ समझेगा, वो जिंदगी भर याद रखेगा इनको। हमें लगता है हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, जबकि रियलिटी में इंसानी दिमाग एक बहुत आलसी और बैटरी सेविंग डिवाइस। जब तुम वीडियो में कोई नया कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल वर्ड बोलते हो ना, जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग, एल्गोरिथमिक कंप्रेशन या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो तुम्हारे व्यूअर के दिमाग को उस वर्ड को प्रोसेस करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, और दिमाग एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता। वो तुरंत स्विच ऑफ हो जाता है और व्यूअर वीडियो छोड़ देता है। इंसानी दिमाग नई इंफॉर्मेशन को हवा में एब्जॉर्ब नहीं करता, वो नई इंफॉर्मेशन को हमेशा किसी पुरानी ऑलरेडी नोन इंफॉर्मेशन के साथ एक ब्रिज बनाकर कनेक्ट करता है। एनालॉजी एग्जैक्टली वही ब्रिज है। एनालॉजी का फॉर्मूला सिंपल है कि जब तुम किसी कॉम्प्लेक्स चीज को किसी देसी चीज से कंपेयर करते हो जो व्यूअर बचपन से देखता आ रहा है, तो लर्निंग 10 गुना फास्टर हो जाती है। उसके दिमाग को मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। टेक्निकल टॉपिक्स अचानक से एकदम हलवा बन जाते हैं। और यहाँ पे एक बात और समझो, एक हॉलीवुड की एनालॉजी, फॉर एग्जांपल स्टारबक्स की कॉफी, एक इंडियन ऑडियंस के लिए उतनी ज्यादा रिलेटेबल नहीं होगी कभी भी, क्योंकि 99% इंडियंस स्टारबक्स जाते ही नहीं है, गए नहीं कभी। पर चाय की टपरी हर किसी ने देखी है। देसी कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा सुपर पावर है, क्योंकि ये हर किसी के दिमाग के अंदर जाने वाली बात का फ्रिक्शन एकदम जीरो कर देता है। टेक्निकल जार्गन तुम्हें सिर्फ 3% लोगों के सामने स्मार्ट दिखाएगा, लेकिन देसी एनालॉजीज जो हैं वो तुम्हें 90% लोगों के सामने अंडरस्टूड और मेमोरेबल बनाती हैं। चूज कर लो तुम्हें क्या चाहिए, 3% या 97%। एक एनालॉजी रैंडम हवा में नहीं बनती। हर वर्ल्ड क्लास एनालॉजी एक प्रॉपर 3 पार्ट स्केलेटन पे खड़ी होती है। अगर इसमें से एक भी पार्ट मिस हो गया तो एनालॉजी फ्लैट गिर जाएगी। अपने नोट्स में इस फॉर्मूला को छाप लो। सेटअप, विजुअल, पंचलाइन। पहला पार्ट सेटअप। ये वो सेटअप है जहां तुम नए कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पुराने देसी टॉपिक के सामने खड़ा कर देते हो। तुम व्यूअर को बताते हो कि हम यहाँ क्या कंपेयर करने वाले हैं। एक लाइन में काम हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सब्जी मंडी में आलू खरीदना। सेटअप के बिना एनालॉजी वीक पड़ जाती है, क्योंकि ऑडियंस को मैपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिल पाता। इसलिए एनालॉजी देते वक्त सेटअप बहुत जरूरी है। दूसरा पार्ट है विजुअल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां तुम्हें उस देसी सिचुएशन की एक विविड बट जिंदा पिक्चर बनानी है। व्यूअर के दिमाग में वो सीन चलना चाहिए। अगर विजुअल क्लियर नहीं है तो एनालॉजी काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, जब मंडी में आलू की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और खरीदने वाले कम होते हैं, तो ठेले वाला आलूओं के दाम गिरा देता है ताकि उन आलूओं का रात में कचरा होने से पहले बिक जाए। विजुअल का काम है सेंसरी मेमोरी को एक्टिवेट करना। तीसरा पार्ट पंच लाइन। ये वो आहा मूवमेंट है, यहां तुम वापस अपने टेक्निकल टॉपिक पे आते हो और उस देसी विजुअल से जोड़कर मुद्दा खत्म
करते हो। एग्जाम्पल, एग्जैक्टली यही चीज स्टॉक मार्केट में होती है। जब किसी कंपनी के शेयर्स बेचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कोई नहीं, तो शेयर का प्राइस जमीन पर गिर जाता है। इसे डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट वो व्यूअर जिंदगी भर नहीं भूलेगा, क्योंकि जब भी वो स्टॉक मार्केट सोचेगा उसे वो सब्जी मंडी का ठेला और आलू याद आ जाएगा। सेटअप गिव्स एंट्री, विजुअल गिव्स पिक्चर, पंचलाइन गिव्स मीनिंग। अगर इन तीनों में से एनालॉजी को लेके अगर एक चीज भी मिसिंग है तो तुम्हारी जो एनालॉजी है वो हाफ डेड है। सेटअप के बिना व्यूअर को पता ही नहीं चलेगा कि बात कहां से शुरू हो रही है और वो कहां जा रही है। विजुअल के बिना एनालॉजी एंटायरली एब्स्ट्रैक्ट रह जाती है, और पंच लाइन के बिना एनालॉजी फनी लग सकती है पर यूजफुल तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये नॉन नेगोशिएबल है। यही रीजन है कि मेरी एनालॉजीज जो होती हैं वो काम करती हैं और दूसरों की एनालॉजीज तुम लोगों को फोर्स्ड लगती हैं, कि जबरदस्ती बताई जा रही हैं। अगर तुम्हें लगता है मैं सिर्फ थ्योरी पेलता हूं, तो आओ मेरे खुद के कोर्स और वीडियोस का पोस्टमार्टम करते हैं। इसी सीसीसीसी कोर्स के पिछले चैप्टर्स में मैंने तुम्हें कई टेक्निकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझाए हैं। मैंने हैवी भाषा यूज नहीं की, मैंने देसी एनालॉजीज यूज किए हैं। आओ इनकी सर्जरी करते हैं कि ये कैसे बनाए गए थे। पोस्टमार्टम 1, बिलबोर्ड वर्सेस दुकान। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था हीरो कंटेंट फॉर रीच वर्सेस हब कंटेंट फॉर रिटेंशन। नए क्रिएटर्स इस ट्रैफिक और रिटेंशन के कॉन्सेप्ट में उलझ जाते हैं। सेटअप, मैंने हीरो कंटेंट को एक हाईवे के बिलबोर्ड यानी होर्डिंग से कंपेयर किया और हब कंटेंट को मॉल के अंदर की दुकान से। विजुअल, सोचो हाईवे पे एक चमकता हुआ नियॉन बिलबोर्ड लगा है, सबसे बड़ी सेल। लोग उसे देखकर मॉल में आते हैं, पर जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं वहां कोई दुकान ही नहीं है, फूड कोर्ट खाली है, सब खंडर पड़ा हुआ है। पंचलाइन, लोग वापस चले जाएंगे और कभी नहीं आएंगे। बिलबोर्ड तुम्हें मॉल के अंदर लाता है, पर दुकान उन्हें वहां रोक कर रखती है। दोनों के बिना तुम्हारा मॉल फेल है। ये इसलिए काम किया क्योंकि हर हिंदुस्तानी ने हाईवे पे होर्डिंग देखा है और मॉल में दुकानें देखी हैं। मार्केटिंग और रिटेंशन का कॉम्प्लेक्स डेटा एक सेकंड में एक विजुअल कहानी में कन्वर्ट हो गया। पोस्टमार्टम नंबर 2, 5 स्टार रेस्टोरेंट का टूटा साइन बोर्ड। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, इंप्रेशंस और पैकेजिंग की अहमियत। अगर मैं बोलता इंप्रेशंस टू क्लिक रेशियो लो है तो व्यूअर का दिमाग शट डाउन हो जाता। सेटअप, वीडियो की क्वालिटी मतलब 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना। थंबनेल और टाइटल मतलब बाहर का साइन बोर्ड। विजुअल, तुम्हारी दुकान के अंदर दुनिया के सबसे बेस्ट कपड़े हैं, पर बाहर का जो बोर्ड है वो टूटा हुआ है, उस पे कीचड़ लगा है, लाइटिंग खराब है, बाहर से 1000 लोग गुजर रहे हैं पर बोर्ड देखकर अंदर सिर्फ 5 आते हैं। पंचलाइन, अगर दुकान का बोर्ड कचरा है तो अंदर रखे हीरे किसी को नहीं दिखेंगे। तुम्हारा थंबनेल और टाइटल वो बोर्ड है। ये इसलिए काम किया क्योंकि हिंदुस्तान में दुकान का बोर्ड और कस्टमर का फुटबॉल एक ऐसी चीज है जो अनपढ़ आदमी भी समझता है। पोस्टमार्टम नंबर 3, अंधा पेंटर। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था मेंटल सिमुलेशन यानी मॉड्यूल 2 चैप्टर 8। दिमाग में पहले वीडियो का 3D इमेजिन करना, उसके बाद शूट करना। ये एक डीपली साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। सेटअप, क्रिएटर का बिना विजुअलाइजेशन के होना मतलब वो एक अंधे पेंटर की तरह है। विजुअल, एक अंधे पेंटर को इमेजिन करो जो कैनवस पे लगातार ब्रश चला रहा है, पर उसने अपने दिमाग में देखा ही नहीं कि वो बना क्या रहा है। पंचलाइन, तुम्हारी आंखें कितनी भी खुली हो, अगर दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं है तो कैमरे पे सिर्फ कचरा ही प्रोड्यूस होगा। ये इसलिए काम किया क्योंकि अंधा पेंटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैराडॉक्सिकल इमेज है। दिमाग तुरंत समझ जाता है कि एग्जीक्यूशन से पहले विजन होना कितना ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखो, इन तीनों में क्या कॉमन था। पहला, हर एक में एक देसी सिचुएशन थी जो हर हिंदुस्तानी ने रियल लाइफ में देखी है। दूसरा, हर एक में विजुअल इतना विविड था कि व्यूअर के दिमाग में सीन चल गया। तीसरा, हर एक में पंचलाइन ने टेक्निकल कॉन्सेप्ट को उस देसी सीन से जोड़कर परमानेंटली लॉक कर दिया। ये फॉर्मूला काम करता है, बार बार काम करता है, हर नीश में काम करता है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। अब आते हैं एग्जीक्यूशन पे। तुम किसी भी फील्ड के क्रिएटर हो सकते हो, टेक, फाइनेंस, बायोलॉजी, कॉमेडी, कोडिंग या हिस्ट्री। तुम किसी भी एल्बर्ट आइंस्टाइन लेवल के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को देसी एनालॉजी में कैसे बदलोगे? मेरा एक पर्सनल टेस्ट है जिसे मैं चाय की टपरी टेस्ट कहता हूं। जब भी तुम कोई स्क्रिप्ट लिखो और उसमें कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निकल वर्ड आए तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं ये सेम लाइन कॉलोनी के बाहर चाय की टपरी पे खड़े होके किसी 45 साल के अंकल को बोलूंगा तो क्या उन्हें समझ आएगी? अगर जवाब है ना, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट कचरा है, उसे एनालॉजी के थ्रू कन्वर्ट करो। कन्वर्जन नंबर 1, इकोनॉमिक्स यानी इन्फ्लेशन। टेक्निकल बकवास ये होगी कि इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी इज फॉलिंग। नींद आ गई ना? अब देसी एनालॉजी देखो। सेटअप, इकोनॉमी का पैसा मतलब दूध वाले का दूध। विजुअल, एक दूध वाला रोज 10 लीटर प्योर दूध बेचता था। दूध में बड़ी ताकत थी। एक दिन उसने लालच में आकर उस 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया। अब उसके पास 15 लीटर दूध है बेचने को। पंचलाइन, दूध की क्वांटिटी तो बढ़ गई पर उसकी ताकत खत्म हो गई। सरकार एग्जैक्टली यही करती है जब वो एक्स्ट्रा नोट छापती है। मार्केट में नोट बढ़ जाते हैं, इसलिए तुम्हारे अकेले नोट की ताकत आधी रह जाती है। यही इन्फ्लेशन है। कन्वर्जन नंबर 2, टेक यानी कोडिंग और एल्गोरिथम्स। टेक्निकल बकवास ये होगी कि एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रिगरस इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू सॉल्व अ क्लास ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अब देसी एनालॉजी देखो। सेटअप, एल्गोरिथम मतलब मम्मी की कढ़ाई पनीर की रेसिपी। विजुअल, मम्मी ने तुम्हें एक कॉपी में रेसिपी लिख कर दी। नंबर 1 तेल डालो, नंबर 2 जीरा डालो, नंबर 3 प्याज डालो। अगर तुमने अपना दिमाग लगाया और पहले प्याज डालकर बाद में तेल डाला तो पूरी सब्जी बर्बाद हो जाएगी। पंचलाइन, कंप्यूटर बिल्कुल एक बेवकूफ बावर्ची की तरह है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। उस रेसिपी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। और अगर तुमने प्याज पहले डाल दिया तो उस जली हुई सब्जी को कोडिंग की भाषा में बग कहते हैं। हालांकि ये एनालॉजी
टेक्नोलॉजी आज के टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में फिट नहीं बैठती, बट यू गेट द पॉइंट। कन्वर्जन नंबर 3, बायोलॉजी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी। टेक्निकल बकवास ये होगी कि ल्यूकोसाइट्स आर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इन्वॉल्वड इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी वाया फेगोसाइटोसिस। अब देसी एनालॉजी देखो, सेटअप, व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब सोसाइटी का गोरखा वॉचमैन। विजुअल, तुम्हारी बॉडी एक वीआईपी सोसाइटी की तरह है। इस सोसाइटी के गेट पे कुछ गोरखा वॉचमैन डंडा लेकर खड़े हैं 24 घंटे। उनके पास सोसाइटी वालों की फोटोज हैं। पंचलाइन, जैसे कोई अनजाना आदमी यानी कि वायरस या बैक्टीरिया बिना परमिशन दीवार फांद कर अंदर आने की कोशिश करता है, ये वॉचमैन उसे वहीं पीट पीट कर मार डालते हैं। अगर तुम्हारे वॉचमैन कमजोर यानी लो इम्यूनिटी वाले हैं तो चोर आराम से अंदर आकर चोरी कर लेंगे। कन्वर्जन नंबर 4, फिजिक्स यानी इंटरनेट बैंडविड्थ। टेक्निकल बकवास ये होगी, बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस अ गिवन पाथ मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। अब देसी एनालॉजी देखो, सेटअप, इंटरनेट कनेक्शन मतलब हाईवे, डेटा मतलब गाड़ियां। विजुअल, सोचो एक 2 लेन का हाईवे है, अगर उस पे एक साथ 1000 गाड़ियां उतर आई तो क्या होगा? जाम लग जाएगा, गाड़ियां धीरे धीरे चलेंगी। पर अगर सरकार उसे तोड़कर 8 लेन का मेगा हाईवे बना दे तो 10,000 गाड़ियां भी 100 की स्पीड पे निकल जाएंगी। पंचलाइन, बैंडविड्थ उसी हाईवे की चौड़ाई होती है। तुम्हारा इंटरनेट स्लो इसलिए नहीं है कि डेटा स्लो है, बल्कि इसलिए स्लो है कि तुम्हारा हाईवे पतला है और उस पे भीड़ ज्यादा है। देखा, इन्फ्लेशन का दूध में पानी, कोडिंग की मम्मी की रेसिपी, इम्यूनिटी का गोरखा वॉचमैन, बैंडविड्थ का हाईवे, हर एक में कोर मैकेनिक्स सेम थे, सिर्फ पैकेजिंग बदल दी। ये कन्वर्जन्स रोज प्रैक्टिस करो। तुम्हारे नीश का सबसे मुश्किल टॉपिक उठाओ, कोर कॉन्सेप्ट निकालो, देसी सिचुएशन ढूंढो जिसमें सेम मैकेनिक्स हैं और सेटअप विजुअल पंचलाइन में बना दो। जिस दिन ये स्किल तुम्हारे हाथ लग गई, उस दिन से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स तुम्हें डराएंगे नहीं, वो तुम्हारे लिए गोल्ड माइन बन जाएंगे। पर एक वार्निंग, लेजी क्रिएटर्स एनालॉजीज को भी खराब कर देते हैं। गलती नंबर 1, रॉन्ग मैपिंग, सरफेस सिमिलैरिटी देख ली पर एक्चुअल मैकेनिक्स मैच नहीं किए। गलती नंबर 2, एनालॉजी खुद ही इतनी लंबी हो गई कि एक्सप्लेनेशन से भी बड़ी बन गई। गलती नंबर 3, पंचलाइन मिसिंग, सीन बताया पर लेसन कनेक्ट नहीं किया। गलती नंबर 4, टू एलीट कॉन्टेक्स्ट, ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पाई। गलती नंबर 5, ओवर स्ट्रेचिंग, एनालॉजी 1 पॉइंट तक यूजफुल थी पर क्रिएटर उसे 7 पॉइंट तक खींच रहा है। याद रखो, एनालॉजी ब्रिज है, परमानेंट एड्रेस नहीं है। अब तुम्हारा काम, अपनी स्क्रिप्ट नोटबुक खोलो, अपने नीश का सबसे मुश्किल, सबसे ड्राई और सबसे बोरिंग कॉन्सेप्ट उठाओ जिसे एक्सप्लेन करने में हमेशा तुम्हें दिक्कत होती है। अब एक फ्रेश पेज पे लिखो, सेटअप यानी ये कॉन्सेप्ट किस देसी चीज जैसा है। विजुअल यानी उस देसी चीज की एक स्टोरी लिखो 3 लाइंस में। पंच लाइन यानी दोनों को जोड़ो। अपनी अगली वीडियो में इस एनालॉजी को टेस्ट करो। तुम कमेंट्स में रिजल्ट देखकर खुद पागल हो जाओगे जब लोग लिखेंगे, भाई आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाया था पर तुम्हारे एग्जाम्पल से दिमाग में छप गया। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि टेक्निकल जार्गन तुम्हें स्मार्ट साउंड करवा सकता है पर देसी एनालॉजीज तुम्हें अंडरस्टैंडेबल बनाती हैं। और इंटरनेट पर अंडरस्टूड क्रिएटर जीतता है, क्योंकि जो स्मार्ट क्रिएटर नहीं है वो तो कॉम्प्लेक्स चीजों को कॉम्प्लेक्स तरीके से ही बता रहा है ताकि वो खुद स्मार्ट लगता रहे। प्रोफेसर ऑफ हाउ कॉम्प्लेक्स चीजों को कॉलोनी की आंटी के लेवल पर ले आता है ताकि ऑडियंस को स्मार्ट फील हो। टेक्निकल जार्गन को कचरे के डब्बे में फेंको और चाय की टपरी पे आ जाओ, मेरी बात मान लो। अब हमारे पास फाउंडेशन है, हुक है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को टेक्निकल जार्गन से हटा के सिंपल बनाने की ताकत है। अगले चैप्टर में हम ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा डार्क ट्रिगर हिट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि व्यूअर तुम्हारी वीडियो को छोड़े ही ना। तैयार हो जाओ चैप्टर 6 के लिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम द ओपन लूप और इमेजिन करो वाला जो हैक है उसकी बात करने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा एडिटर एक जादूगर है क्या? तुम कैमरे के सामने बैठ के 15 मिनट तक लोगों को पकाओगे और फिर तुम वो वीडियो अपने एडिटर को दोगे और तुम्हारा एडिटर उसे एडिट करके एक मिस्टर बीस्ट के लेवल का वीडियो बना देगा। ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम्हारी वीडियो बोरिंग है तो उसके लिए तुम्हारा एडिटर जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए तुम्हारी वो घटिया स्क्रिप्ट जिम्मेदार है। अगर तुमने 1 करोड़ लगा के पूरा का पूरा मकान बनाया और उसके बाद भी अगर वो मकान अच्छा नहीं लग रहा तो पूरे चांसेस हैं कि तुमने जिससे नक्शा बनवाया था ना वो इंजीनियर ही 3rd क्लास था, मकान की फाउंडेशन ही गलत थी। यही ज्यादातर क्रिएटर्स के साथ में होता है। ज्यादातर क्रिएटर्स स्क्रिप्टिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स लिखते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम सिर्फ इतना सा है कि क्या बोलना है, बाकी विजुअल्स का जितना भी बोझ होता है सारा का सारा बोझ उठा के वो एडिटर के कंधों पे डाल देते हैं कि भाई तू देख लियो एडिटिंग करते वक्त तुझे क्या लगाना है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट विजुअल्स को गाइड नहीं कर रही तो एडिटिंग के टाइम पे तुम्हारा एडिटर सिर्फ अंधेरे में तीर चलाएगा, मतलब गैसिंग करेगा। और जब एडिटर गैस करता है ना तो ऑडियो और विजुअल का सिंक टूट जाता है, और जब सिंक टूटता है ना तो ऑडियंस का दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है। ये एक चेन रिएक्शन है, घटिया स्क्रिप्ट से एडिटर की गैसिंग, एडिटर की गैसिंग से सिंक टूटा और फाइनली अगर सिंक टूटा तो व्यूअर गया काम से। इस चैप्टर में हमारा पूरा फोकस डोपामीन रीसेट के कॉन्सेप्ट पे रहेगा। ये चैप्टर स्पेसिफिकली लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस के लिए है। रील्स और शॉर्ट्स में तो टाइम ही नहीं होता इतनी डिटेल का। वहां पिछले चैप्टर्स में जो जीरो फ्लप फॉर्मूला सीखा वो काफी है, लेकिन इस चैप्टर में जो आप डोपामीन रीसेट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखोगे वो नॉलेज आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे रखेगी। तो अगर रील और शॉर्ट्स बनाने वाले क्रिएटर हो तो भी इस चैप्टर को स्किप मत करना, क्योंकि डोपामीन रीसेट का कॉन्सेप्ट काम तो रील में भी आता है, बस थोड़ा अलग तरीके से। देखो, लॉन्ग फॉर्म में जहां तुम 10 से 25 मिनट की वीडियो बना रहे हो वहां कंटिन्यूअस स्पीकिंग व्यूअर को सुला देती है। वहां तुम्हें सीखना है कि कैसे अपने स्क्रिप्ट्स के जरिए व्यूअर के दिमाग को हर 5 से 7 सेकंड में एक झटका देना है ताकि वो
वीडियो छोड़ने का सोचे भी नहीं। पार्ट 1, द डोपामीन रीसेट मैकेनिज्म। इंसानी दिमाग को मोनोटोनी यानी कि एक जैसे फ्लो से नफरत है। अगर तुम कैमरे के आगे बैठकर लगातार बिना रुके 30 सेकंड तक सिर्फ एक ही बात बोलते रहोगे तो व्यूअर का डोपामीन लेवल गिरने लगेगा, उसका दिमाग स्लीप मोड में चला जाएगा। तुमने नोटिस किया होगा जब कोई बोरिंग टीचर स्कूल में लेक्चर देता था तो हमें नींद क्यों आती थी? क्योंकि वहां कोई पैटर्न ब्रेक नहीं होता था, सिर्फ एक आवाज थी जो लगातार गूंज रही थी। ना कोई विजुअल बदला, ना कोई टोन बदला, ना कोई सरप्राइज आया, और हमारा दिमाग बोला ये तो वही सेम चीज रिपीट हो रही है, स्विच ऑफ करते हैं। लेकिन जब खान सर पढ़ाते हैं तो कभी टॉन्ट आ रहा होता है, कभी बिहारी लैंग्वेज में डायलॉग आ रहा होता है, कभी जोक आ रहा होता है, बार बार पैटर्न टूट रहा होता है और लोगों की नींद खुल रही होती है। वीडियो में भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर स्क्रीन पे कुछ मीनिंगफुल चेंज नहीं हो रहा और बस बंदा बोल रहा है तो ब्रेन एडेप्ट कर लेता है, और ब्रेन एडेप्टेशन का सीधा मतलब है अटेंशन डिके। डोपामीन रीसेट का मतलब है कि तुम्हारी वीडियो के अंदर हर 5 से 7 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे विजुअल्स आने चाहिए जो तुम्हारे व्यूअर के दिमाग को रीसेट कर दें। उसे लगना चाहिए कि कुछ नया हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैंने हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस में ये चीज ऑलरेडी टेस्ट कर ली है। जब मैंने हर 5 से 7 सेकंड में रीसेट डाला तो एवरेज रिटेंशन जंप किया ही किया। जब नहीं डाला तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके लॉन्ग वीडियो में 4 मिनट के बाद, रील्स में 15 सेकंड के बाद रिटेंशन जो है वो गिरने लग जाता है। तो अब सवाल ये है कि तुम ये रीसेट कैसे करोगे? इसका ब्लूप्रिंट तुम्हारी स्क्रिप्ट में पहले से होना चाहिए। तुम्हारा काम सिर्फ वर्ड्स लिखना नहीं है, तुम्हारा काम विजुअल इंस्ट्रक्शंस लिखना है ताकि एडिटर को एग्जैक्टली पता हो कि कब व्यूअर को डोपामीन स्पाइक देना है। पहला टूल, टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। जब तुम कोई इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहे हो तो स्क्रिप्ट में ही लिखो कि यहाँ ये वर्ड बड़ा और बोल्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे साथ ये खतरनाक स्कैम हो सकता है, तो इसी टाइम या तो तुम इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, विजुअल टेक्स्ट स्कैम पॉप्स अप विद अ ग्लिच इफेक्ट। जैसे ही एडिटर ये पढ़ेगा उसे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा वर्ड कैसे स्क्रीन पे आना है, कोई गैसिंग नहीं होगी। दूसरा टूल, साउंड इफेक्ट्स यानी एसएफएक्स। साउंड इफेक्ट सिर्फ एडिटर की पसंद नहीं होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ वूश आएगा, कहाँ डिंग आएगा। ये कुछ ऐसा दिखता है स्क्रिप्ट में। एसएफएक्स, कैश रजिस्टर साउंड। अगर लाइन ये है कि पैसा ही पैसा होगा, जब तुम स्क्रिप्ट में ही साउंड का डायरेक्शन दे दोगे तो एडिटर को रैंडमली कोई म्यूजिक या साउंड चूज नहीं करना पड़ेगा। तीसरा टूल, द जूम स्ट्रेटेजी। अगर तुम कोई सीरियस बात कर रहे हो तो स्क्रिप्ट में मेंशन करो जूम इन ऑन द फेस। अगर तुम कोई बड़ा पर्सपेक्टिव दे रहे हो तो जूम आउट। ये कुछ ऐसा दिखता है स्क्रिप्ट में, लेकिन रुको, जूम इन क्या ये सच है? जैसे ही एडिटर ये पढ़ेगा उसे पता है कि यहाँ कैमरा फेस के क्लोज आएगा और इंटेंसिटी क्रिएट होगी। ये छोटे छोटे पैटर्न ब्रेक्स व्यूअर के दिमाग में डोपामीन रिलीज करते हैं। उसे बोर्डम का एहसास ही नहीं हो पाता, क्योंकि हर 5 से 7 सेकंड के अंदर वो कोई ना कोई विजुअल, कोई ना कोई नई ऑडियो को प्रोसेस कर रहा होता है उसका ब्रेन। अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट सिर्फ एक ऐसे है यानी कि निबंध है, तो ये ऐसा ही हुआ जैसे तुमने अपने एडिटर के हाथ पैर बांध दिए ऑलरेडी। स्क्रिप्ट को डायलॉग शीट नहीं, विजुअल ब्लूप्रिंट बनाओ। पार्ट 2, द ऑडियो विजुअल सिंक प्रिंसिपल। अब एक और इंपॉर्टेंट बात को समझो। कोई भी वीडियो हो दुनिया की, वो सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहला है विजुअल, यानी कि जो सब कुछ हमारी आंखें देख रही हैं, और दूसरा है ऑडियो, यानी कि जो सब कुछ हमारे कान सुन रहे हैं। इन 2 चीजों के अलावा वीडियो कुछ नहीं है। सिंपल है ना? पर इसका असर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर तुमने वीडियो बनाई और जो देख रहा है और जो सुनाया जा रहा है, उन दोनों में अगर परफेक्ट सिंक नहीं बैठा तो कभी भी तुम्हारी वीडियो नहीं चल पाएगी, कभी नहीं चलेगी। ये नॉन नेगोशिएबल है। उसका रीजन ये है कि ऑडियो और वीडियो को मिलकर एक कहानी सुनानी होती है, 2 अलग अलग कहानियां नहीं। सिंक टूटने का मतलब क्या है? एक एग्जांपल से समझो। मान लो तुम बोल रहे हो इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और स्क्रीन पे एडिटर ने लगा दी है एक जेनेरिक वीडियो जिसमें लोग रोड पे चल रहे हैं। ये रोड पे चलने वाली फुटेज उस पर्टिकुलर लाइन के लिए एक फेलियर है। क्यों? क्योंकि दिमाग इकोनॉमी और ग्रोथ सुन रहा है, पर आंखें सिर्फ भीड़ देख रही है। दिमाग को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है दोनों को कनेक्ट करने में। इस कंफ्यूजन में व्यूअर का इंटरेस्ट मर जाता है। परफेक्ट सिंक तब होता है जब तुम्हारा व्यूअर वही देख रहा हो जो वो सुन रहा है। अगर तुम इकोनॉमी बोल रहे हो तो स्क्रीन पे एक राइजिंग चार्ट दिखना चाहिए। अगर तुम पैसा बोल रहे हो तो नोट या ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए। एडिटर का नाइटमेयर समझो। जब तुम ऐसी स्क्रिप्ट देते हो, आज हम बात करेंगे कि कैसे तुम एक बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हो। बेचारा एडिटर बैठ के सोचता है, लाइफस्टाइल का क्या विजुअल लगाऊं? कॉफी पीते हुए आदमी लगाऊं, या जिम करते हुए आदमी लगाऊं, या सोते हुए आदमी लगाऊं? एडिटर गैस कर रहा है, और जहां गैस वर्क है वहां सिंक का टूटते रहना लगभग तय है। तुम्हारा काम है एडिटर का गैस वर्क खत्म करना और उसे डायरेक्शन देना। अब ये ऑब्वियस ही बात है कि तुम हर लाइन के लिए नहीं लिख सकते, और अगर पुराना एडिटर है तो वो टाइम के साथ सीख भी जाता है, उसे आइडिया लग जाता है कि कहां पे क्या आना चाहिए और तुम्हारी वीडियो का स्टाइल क्या है। पर स्क्रिप्ट लिखते वक्त दिमाग में चल रही चीजों को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एडिटर को गाइडेंस मिलती रहे। पार्ट 3, राइटिंग विजुअल सिंक स्क्रिप्ट्स। अब आते हैं प्रोफेसर ऑफ हाउ के सबसे बड़े सीक्रेट पे। तुमने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं ऐसे फ्रेजेस यूज करता हूं जो टेक्निकली स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे, पर वो एक्चुअली विजुअल्स को गाइड करने के लिए कमांड्स हैं। जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं तो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लिखता, मैं कैमरा मूवमेंट लिखता हूं। इसका मतलब यह है कि मेरी स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट पढ़ के मेरे एडिटर और 3D आर्टिस्ट को सोचना नहीं पड़ता कि कहां क्या दिखाना है, उन्हें सीधा डायरेक्शन मिल जाता है। ये मेरा पर्सनल मेथड है और यही रीजन है कि प्रोफेसर ऑफ हाउ की वीडियोस में ऑडियो और विजुअल हमेशा एक कहानी सुनाते हैं। पहली लाइन, अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। जैसे ये लाइन आती है, मेरे एडिटर्स और 3D आर्टिस्टों को सोचना नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि अब हमें करंट ऑब्जेक्ट से पीछे हटना है और पूरा बिगर पिक्चर दिखाना है। अगर तुम फाइनेंस में हो तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। अब थोड़ा जूम आउट करके पूरे 10 साल का डेटा देखते हैं। एडिटर को तुरंत समझ आ गया कि यहाँ वाइडर ग्राफ या टाइमलाइन आनी चाहिए। दूसरी लाइन, अगर मैप पे आके देखें, जैसे ये लाइन आती है, आर्टिस्ट को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि अब स्क्रीन पे एक मैप आएगा। उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यहाँ क्या लगाऊं। मैंने उसे एक विजुअल डायरेक्शन दे दी स्क्रिप्ट के अंदर ही। अगर तुम हिस्ट्री में हो तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। सोचो 1947 में अगर मैप पे आके देखें तो ये लाइन क्लियरली दिख रही है। तीसरी लाइन, अगर घर की छत हटा के देखें, ये मेरी 3D वीडियोस का सबसे बड़ा ट्रिगर है। आर्टिस्ट को पता है कि अब रूफ रिमूवल का एनिमेशन चलाना है और अंदर का स्ट्रक्चर दिखाना है। अगर तुम बायोलॉजी में हो तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। अगर हम बॉडी के अंदर जाकर एक्सरे व्यू से देखें तो स्क्वाट करते वक्त पटेला बोन एग्जैक्टली इस तरह मूव करता है। एडिटर को पता है कि यहाँ एक 3D एक्सरे या एनाटॉमिकल डायग्राम लगाना है, उसे गैसिंग नहीं करनी पड़ी। एक और नीश का एग्जांपल देखो, टेक में बैड स्क्रिप्ट होगी, इसका प्रोसेसर बहुत फास्ट है और परफॉर्मेंस बढ़िया देता है। एडिटर को क्या दिखाना है कुछ नहीं पता। विजुअल सिंक्ड स्क्रिप्ट होगी, अगर इस फोन के बैक पैनल को हटाकर टीयर डाउन करते हैं और इसकी चिप पे ध्यान दें तो ये नया 3nm प्रोसेसर स्पीड का ये फर्क दिखाएगा। विजुअल साइड बाय साइड कंपैरिजन ग्राफ, अब एडिटर को एग्जैक्टली पता है टीयर डाउन एनिमेशन चाहिए, चिप का क्लोजअप चाहिए और साइड बाय साइड ग्राफ चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हिस्ट्री में ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। सोचो 1947 में अगर मैप पे आके देखें तो ये लाइन क्लियरली दिख रही है। इस साइड से फौज आगे बढ़ रही थी और अगर थोड़ा जूम आउट करके देखो तो यहीं से पूरे रीजन का पावर बैलेंस शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। एडिटर को तुरंत पता चल गया मैप चाहिए, डायरेक्शनल एरोस चाहिए और जूम आउट एनिमेशन चाहिए। फाइनेंस में ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। अगर इस ग्राफ पे आके देखें तो पिछले 10 साल में ये पैटर्न क्लियरली दिख रहा है और अगर तुम इसमें जूम इन करो स्पेसिफिकली 2020 वाले हिस्से पे तो वहीं से असली क्रैश की शुरुआत हुई। एडिटर को पता है ग्राफ चाहिए, 10 ईयर की टाइमलाइन चाहिए और 2020 पे जूम इन चाहिए। हर नीश में ये टेक्निक काम करती है। तुम्हारी स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि अगर तुम उसे किसी अंधे इंसान को सुनाओ तो वो अपने दिमाग में पूरी वीडियो विजुअलाइज कर सके और अगर तुम्हारा एडिटर उसे पढ़े तो उसे एक बार भी फोन करके तुमसे ना पूछना पड़े कि भाई यहाँ क्या फुटेज लगाऊं। ये क्लैरिटी का लेवल होना चाहिए। पर एक बात समझो, एडिटर को गाइड करने का मतलब ये नहीं कि तुम हर फ्रेम के लिए उसे स्पून फीड करो कि यहाँ एक ब्लू टी शर्ट वाला बंदा खड़ा होगा। नहीं, इतनी डिटेल नहीं चाहिए, पर विजुअल इंटेंट क्लियर होना चाहिए। एडिटर को बताओ कि मूड क्या है, डायरेक्शन क्या है और फोकस कहां होना चाहिए। स्पून फीडिंग और क्लैरिटी में फर्क है। स्पून फीडिंग में तुम एडिटर का काम कर रहे हो, क्लैरिटी में तुम एडिटर को काम करने में मदद कर रहे हो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि एडिटर स्क्रिप्ट पढ़े और बोले अच्छा समझ गया, अब मुझे पता है इस वीडियो की विजुअल जर्नी क्या है। अगर वो स्क्रिप्ट पढ़ के भी कंफ्यूज्ड है तो स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है। और एक वार्निंग, कुछ क्रिएटर्स ये सीखकर दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। वो हर सेकंड में टेक्स्ट, जूम, साउंड इफेक्ट, फ्लैश डालते हैं। ये सर्कस बन जाता है। डोपामीन रीसेट का मतलब हर 5 सेकंड में धमाका नहीं है। इसका मतलब है हर 5 से 7 सेकंड्स में कुछ मीनिंगफुल चेंज। मीनिंगफुल टेक्स्ट तभी आए जब इंपोर्टेंट वर्ड हो, जूम तभी आए जब पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो, साउंड इफेक्ट तभी आए जब एम्फेसिस जरूरी हो। सर्कस और सिनेमा में फर्क समझो। एक अच्छी वीडियो वो होती है जहां ऑडियो और विजुअल मिलकर एक ही कहानी सुना रहे हो। अगर तुम्हारी आवाज कहीं और जा रही है और विजुअल्स कहीं और भटक रहे हैं तो तुम ऑडियंस को थका रहे हो और थका हुआ व्यूअर हमेशा वीडियो बंद कर देता है। 5 से 7 सेकंड में डोपामीन रीसेट करो। टेक्स्ट, जूम्स और एसएफएक्स का ब्लूप्रिंट स्क्रिप्ट में ही बना लो। एडिटर को गैस करने पे मजबूर मत करो। अब तुम्हारा काम, अपनी अगली स्क्रिप्ट का सिर्फ पहला मिनट यानी कि फर्स्ट 60 सेकंड्स उठाओ। अब एक रेड पेन लो या हाईलाइट करो और हर उस जगह पे एक विजुअल कमांड लिखो जहां व्यूअर बोर हो सकता है। कहां पे जूम इन होगा, कहां पे कोई इंपोर्टेंट वर्ड स्क्रीन पे पॉपअप होगा, कौन सा ऐसा वर्ड है जहां तुम अबे इस तरह देखते हैं बोलकर विजुअल डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तुम्हें लगेगा ये एक्स्ट्रा काम है क्योंकि पहले तुम सिर्फ डायलॉग लिखते थे, पर अब तुम्हें विजुअल ब्लूप्रिंट लिखना पड़ रहा है। पर तुम बार बार ये भूल जाते हो कि अगर तुमने स्क्रिप्ट लिखते वक्त वीडियो को देखा नहीं तो तुम्हारा व्यूअर उसे कभी नहीं देख पाएगा। ये एक्स्ट्रा एफर्ट ही तुम्हें बाकी क्रिएटर से अलग बनाएगा। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि स्क्रिप्ट सिर्फ बोलने के लिए नहीं लिखी जाती, स्क्रिप्ट देखने के लिए भी लिखी जाती है। फाउंडेशन बन गई, हुक रेडी है, सिंपल एनालॉजी सीख ली, रिटेंशन के लूप लगा दिए और अब विजुअल्स का ब्लूप्रिंट भी रेडी है। पर वीडियो खत्म होने पे व्यूअर क्या करेगा? क्या वो बस स्क्रॉल कर जाएगा? नहीं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे CTA साइकोलॉजी कि कैसे व्यूअर से वो करवाना है जो तुम चाहते हो बिना उसे फोर्स्ड फील करवाए। तैयार रहो चैप्टर 8 के लिए, द बिंज ब्रिज और CTA साइकोलॉजी। तुमने पूरी मेहनत करके एक फाड़ू स्क्रिप्ट लिखी, हुक ने व्यूअर को पकड़ा, बॉडी ने उसे वैल्यू दी और एनालॉजीज ने उसका दिमाग खोला। अब वीडियो एकदम खत्म होने वाली है और यहां पे तुम वो ही करोगे जो 99% नाकाम क्रिएटर्स करते हैं।
तुम अपना भीख का कटोरा निकालते हो और बोलना शुरू करते हो, दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दें, उसमें 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। तुम्हें क्या लगता है व्यूअर इतना बेवकूफ है कि उसे पता नहीं कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं? क्या तुमने उसकी एक वीडियो के थ्रू इतनी हेल्प कर दी है कि अब तुम उससे एहसान मांग रहे हो? जब तुम हर एक वीडियो में बिना एक भी वीडियो स्किप किए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बोलते हो तो तुम अपनी अथॉरिटी वहीं खत्म कर देते हो। तुम एक एक्सपर्ट से गिरकर एक भिखारी बन जाते हो। अब तुम बोलोगे कि प्रोफेसर आपकी भी तो वो फेमस लाइन है जो आप हर रील में बोलते हो कि प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो। तो यहाँ वो डिसएडवांटेज नहीं है क्या जिसकी बात हो रही है? देखो यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मैं अपनी रील में जिस टाइम पे बोलता हूँ वो टाइमिंग देखो और कितनी तेजी से इस बात को स्क्रिप्ट में घुसा देता हूँ वो भी समझो। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि लोगों को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो ही मत। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ऐसा तुम अगर अपनी लॉन्ग वीडियो या फिर रील के एंड में करोगे तो व्यूअर्स को आइडिया लग जाता है कि भैया अब तो वीडियो खत्म हो चुकी है, इस क्रिएटर का भीख मांगने का टाइम आ चुका है, निकलो यहां से। और रील के एंड में जैसे ही खतरनाक ड्रॉप आता है तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के पास एक क्लियर मैसेज जाता है कि इस वीडियो को नेक्स्ट लेवल पुश नहीं देना है। सिंपल। असल में जैसे ही तुम ये घिसी पिटी लाइंस बोलना शुरू करते हो व्यूअर का दिमाग सिग्नल देता है कि ओके काम की बात खत्म, अब ये पका रहा है, और वो व्यूअर वहीं पे वीडियो बंद कर देता है। इस चैप्टर में जो कि इस मॉड्यूल का आखिरी और सबसे कातिलाना चैप्टर है, मैं तुम्हारा ये बैगिंग वाला भीख मांगने वाला माइंडसेट तोड़ूंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा द बिंज ब्रिज, एक ऐसी टेक्निक जिससे व्यूअर वीडियो छोड़कर जाएगा नहीं बल्कि मजबूर हो जाएगा तुम्हारी अगली वीडियो देखने के लिए। वेलकम टू द मास्टरी ऑफ स्क्रिप्टिंग। सबसे पहले एक टेक्निकल रियलिटी समझो। YouTube स्टूडियो में जाकर अपनी पुरानी वीडियोस का रिटेंशन कर्व देखो। अगर तुम एकदम न्यू और फ्रेश क्रिएटर नहीं हो तो तुम नोटिस करोगे कि वीडियो के आखिरी 30 से 40 सेकंड्स में ग्राफ किसी पहाड़ से नीचे गिरने वाले पत्थर की तरह स्टीपली ड्रॉप होता है। क्यों? क्या तुम्हारा कंटेंट वहां खराब हो गया था? नहीं, व्यूअर ड्रॉप इसलिए होता है क्योंकि उसे सेंसिंग द एंड यानी कि अंत का एहसास हो जाता है। जैसे ही तुम्हारी टोन बदलती है या फिर जैसे ही तुम तो दोस्तों या फिर कंक्लूजन ऐसे शब्द बोलते हो तो व्यूअर समझ जाता है कि अब यहां और ज्ञान नहीं मिलने वाला, इस वीडियो से ASAP निकल जाओ। उसका काम हो गया, अब वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा भाई? ये समझना बहुत जरूरी है कि एंड में जो ग्राफ ड्रॉप करता है ना, वहां पे लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपका कंटेंट खराब था, लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अब वीडियो खत्म होने वाली है। पार्ट 1, द फिनिश ASAP प्रिंसिपल। वो सिग्नल्स कौन से हैं जो व्यूअर को बताते हैं कि वीडियो खत्म होने वाली है? पहला सिग्नल टोन चेंज, जब तुम्हारी आवाज अचानक सॉफ्ट या स्लो हो जाती है। दूसरा सिग्नल फ्रेजेस, जैसे तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि, आखिरी बात, एक लास्ट चीज। तीसरा सिग्नल मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की थी, इस टाइप की लाइंस। चौथा सिग्नल बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज होना। पांचवा सिग्नल स्क्रीन पे सब्सक्राइब बटन या एंड स्क्रीन दिखाना टू अर्ली। ये सब सिग्नल्स व्यूअर के दिमाग को तुरंत बता देते हैं अब काम की बात खत्म हो गई, अब ये क्रिएटर रैप अप कर रहा है। और जैसे ही ये सिग्नल मिलता है व्यूअर का हाथ स्वाइप या क्लोज बटन पे चला जाता है। तो गोल्डन रूल क्या है? फील द एंड एंड कट इमीडिएटली। तुम्हारी वीडियो तब खत्म नहीं होनी चाहिए जब तुम्हारा भाषण खत्म हो, तुम्हारी वीडियो तब खत्म होनी चाहिए जब तुम्हारी वैल्यू खत्म हो। 1 सेकंड का भी अननेसेसरी ड्रैग, 1 सेकंड की भी अननेसेसरी फालतू बात तुम्हारी पूरी वीडियो के एवरेज व्यू ड्यूरेशन को नीचे खींच लेती है। यूट्यूब का एल्गोरिदम इस सिग्नल को बहुत सीरियसली लेता है। अगर लोग तुम्हारी वीडियो के एंड तक नहीं रुक रहे तो एल्गोरिदम इसको ऐसे मानता है जैसे वीडियो की एंडिंग और क्लाइमैक्स बहुत कमजोर है। रिजल्ट, अगली बार वो तुम्हारी वीडियो को कम लोगों को रिकमेंड करेगा। कंक्लूजन का कचरा साफ करो। लोगों को तुम्हारी मेहनत की कहानी नहीं सुननी कि तुमने कितनी मेहनत की इस वीडियो को बनाने में और कितनी नहीं की। उन्हें रिजल्ट चाहिए, उन्हें वैल्यू चाहिए। अगर तुमने अपना पॉइंट डिलीवर कर दिया है तो सीधा क्लाइमैक्स पे आओ और निकल जाओ। शार्प एंडिंग मतलब हाई रिटेंशन मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पूरे चांसेस। ये फॉर्मूला अपनी दीवार पर लिखकर चिपका लो। प्लीज सब्सक्राइब बोलना बंद करो। अगर तुम्हारा कंटेंट स्ट्रांग है लोग अपने आप सब्सक्राइब करेंगे। तुम्हारा काम उन्हें याद दिलाना नहीं है, उन्हें इंस्पायर करना है। मैंने अपनी वीडियोस के लिए एक किलर साइन ऑफ फॉर्मूला बनाया है जो फोर्स्ड नहीं लगता और तुम्हारी अथॉरिटी को मेंटेन रखता है। इसके 3 हिस्से हैं। पार्ट 2, द किलर साइन ऑफ फॉर्मूला। पहला हिस्सा द इमोशनल पीक यानी द फाइनल पंच। वीडियो खत्म करने से पहले ठीक एक लाइन ऐसी बोलो जो व्यूअर के दिमाग पे गहरा असर छोड़े। इसे मैं कहता हूं परमानेंट लॉ स्टाइल क्लोजिंग। ये कुछ ऐसा साउंड करता है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे की साइकोलॉजी समझना मुश्किल है, और जिस दिन तुमने ये समझ लिया उस दिन गरीबी तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। ये लाइन सुनने के बाद व्यूअर शॉक में होता है, वो तुम्हें एक गुरु की तरह देखता है। अब तुम जो बोलोगे वो करेगा। ये इमोशनल पीक है, ये वो मोमेंट है जहां तुम्हारी वीडियो अपना सबसे बड़ा असर छोड़ती है। दूसरा हिस्सा द नेचुरल CTA। भीख मत मांगो, ट्रेड करो। लोगों को बताओ कि अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो उनका क्या फायदा होगा। इसे स्क्रिप्ट में नेचुरली बुनना सीखो। बाद में बैड CTA कुछ
कुछ ऐसा साउंड करता है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेचुरल सीटीए कुछ ऐसा साउंड करता है, अगर तुम आने वाले डिजिटल रिवॉल्यूशन में पीछे नहीं रहना चाहते तो इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि अगला चीट कोड बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ तुमने उन्हें डर दिखाया यानी फोमो और वैल्यू दिखाई, अब सब्सक्राइब करना उनकी जरूरत बन गई है। फोर्स्ड सीटीए व्यूअर को एक काम यानी टास्क देती है, नेचुरल सीटीए व्यूअर को एक रीजन देता है आपके चैनल या इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े रहने का। फर्क को समझो। तीसरा हिस्सा, द माइक्रो मैनेजमेंट ट्रिगर। व्यूअर से वीडियो के एंड में स्पेसिफिक सवाल पूछो, पर ऐसे सवाल नहीं जिसका जवाब यस या नो हो। एक ऐसा सवाल जो उन्हें कमेंट करने पे मजबूर करे। ये कुछ ऐसा साउंड करता है, तुम्हारे हिसाब से क्या एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा या हमें सुपर ह्यूमन बनाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। जब लोग कमेंट करते हैं तो यूट्यूब को सिग्नल जाता है कि एंगेजमेंट हाई है और वीडियो को और ज्यादा पुश मिलता है। तो ये 3 हिस्से हैं किलर साइन ऑफ करने के, इमोशनल पीक, नेचुरल सीटीए, द माइक्रो एंगेजमेंट ट्रिगर। इन तीनों को मिलाकर यूज करो और बैगिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आते हैं इस मॉड्यूल के सबसे बड़े सीक्रेट पे, द बिंज ब्रिज। एक नई क्रिएटर का पूरा गोल होता है सब्सक्राइब करवाना, पर एक लेजेंड क्रिएटर का सबसे बड़ा गोल होता है ऑडियंस से बिंज वॉचिंग करवाना। बिंज वॉचिंग का मतलब है कि कोई भी व्यूअर, कोई भी ऑडियंस तुम्हारी एक वीडियो को खत्म करे, फिर अगली को देखे, फिर अगली को देखे और देखता ही रहे। यूट्यूब को यह सिग्नल सबसे ज्यादा पसंद आता है। यूट्यूब को लगता है कि यार ये क्रिएटर तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा देर रोक के रखता है, इसकी वीडियो को और पुश मारो। बिंज ब्रिज कैसे बनाते हैं? अपनी वीडियो के एंड में बाय बोलने के बजाय एक नया ओपन लूप क्रिएट करो जो तुम्हारी अगली वीडियो से कनेक्टेड हो। याद है ना, चैप्टर 6 में हमने ओपन लूप सीखे थे। वही कॉन्सेप्ट अब एंडिंग में यूज होगा। तुम्हारी एंडिंग व्यूअर को वीडियो से बाहर नहीं भेजनी चाहिए, तुम्हारी एंडिंग व्यूअर को तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर भेजनी चाहिए। पार्ट 3, द बिंज ब्रिज टेक्निक। बिंज ब्रिज का फॉर्मूला ये है, अब तुमने ये तो सीख लिया कि करंट वीडियो टॉपिक, लेकिन अगर तुमने नेक्स्ट वीडियो टॉपिक नहीं समझा तो ये सारी जानकारी बेकार है। वो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, क्लिक करके अभी के अभी देखो। ये फॉर्मूला हर नीश में काम करता है। करंट वीडियो का टॉपिक डालो, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक डालो और दोनों को कनेक्ट कर दो। व्यूअर के दिमाग में तुरंत एक नया सवाल पैदा होता है और वो चैनल छोड़कर जाने की बजाय अगली वीडियो देखना शुरू कर देता है। यही सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट भी है। सेशन टाइम का मतलब होता है कि आपने कितने टाइम तक व्यूअर्स को उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रोक के रखा, अपनी वीडियो पे नहीं, प्लेटफॉर्म पे रोक के रखा। दोनों में फर्क है। जब आप उसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपनी ही वीडियोस दिखाते जाते हो तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम रजिस्टर करते हैं कि भाई यार ये क्रिएटर का अकाउंट तो सही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक के रखता है अपने प्लेटफॉर्म पे। रियल एग्जांपल देखो, वीक एंडिंग कुछ ऐसा साउंड करती है। तो दोस्तों ये थी स्टॉक मार्केट की जानकारी, उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। ये सुन के व्यूअर वीडियो बंद करके सो जाता है, कोई रीजन नहीं है आगे देखने। अब स्ट्रॉन्ग बिंज ब्रिज एंडिंग सुनो। तो अब तुमने ये तो समझ लिया कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि 90% लोग पहले हफ्ते में ही अपना सारा पैसा क्यों गंवा देते हैं? वो एक ऐसी हिडन गलती करते हैं जो कोई ब्रोकर तुम्हें नहीं बताएगा। वो गलती क्या है उसका पूरा पोस्टमार्टम मैंने इस वीडियो में किया है। अभी के अभी क्लिक करो और अपनी मेहनत की कमाई बचाओ। बूम, व्यूअर ने एक वीडियो खत्म की पर उसके दिमाग में एक नया सवाल पैदा हो गया। वो चैनल छोड़कर जा ही नहीं सकता। वो दूसरी वीडियो पे क्लिक करेगा और इस तरह तुम उसे एक लूप में फंसा लोगे। इसे कहते हैं ऑडियंस बिल्डिंग मशीन। और ये सिर्फ फाइनेंस पे नहीं, हर नीश में काम करता है। फिटनेस में ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। अब तुमने फैट लॉस की साइंस समझ ली, पर क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग जिम जाके भी फैट क्यों नहीं लूज कर पाते? वो एक एक्सरसाइज पैटर्न गलत कर रहे हैं। वो कौन सा है? इस वीडियो पे क्लिक करके अभी के अभी देखो। हिस्ट्री में ये कुछ ऐसा साउंड करेगा कि अब तुमने समझा कि ये वॉर क्यों शुरू हुई, पर असली ट्विस्ट ये है कि जीतने वाले देश ने बाद में क्या किया। वो ही सबसे शॉकिंग पार्ट है। अगले वीडियो में मैंने उसका पोस्टमार्टम किया है, अभी के अभी क्लिक करके देखो। टेक में ये कुछ ऐसा साउंड करेगा कि ये फोन के फीचर्स तो समझ गए, पर क्या तुम्हें पता है कि इसके अंदर एक ऐसा हिडन सेटिंग है जो कंपनी नहीं बताती? नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो सिर्फ यूट्यूब ही ऑप्शन देता था वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगाने का और उसके थ्रू लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो पे भेजने का। अब तो इंस्टाग्राम का भी जो एडिट्स वाला नया फीचर आया है उसमें भी ये ऑप्शन आ गया है कि आप अपने व्यूअर को दूसरी रील पे भेज सकते हो। पर एक वार्निंग, बिंज ब्रिज में भी गलतियां होती हैं। गलती नंबर 1, फेक टीज। अगले वीडियो में बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा और अगर अगले वीडियो में कुछ खास नहीं है तो ट्रस्ट टूट जाएगा और ट्रस्ट एक बार टूटा तो दोबारा नहीं बनता। गलती नंबर 2, अनरिलेटेड ब्रिज। करंट वीडियो फाइनेंस पे थी और ब्रिज किसी रैंडम टॉपिक पे। व्यूअर को लगेगा तुम उसे मैनिपुलेट कर रहे हो। गलती नंबर 3, ब्रिज इतना लंबा कि वो खुद एक ड्रैग बन गया। ब्रिज 1-2 लाइंस का होना चाहिए, एक नया सवाल उठाओ और चले जाओ। 5 मिनट का कंक्लूजन मत दो एक प्रॉपर ब्रिज बनाने के चक्कर में। जब तुम किसी को बोलते हो कि सब्सक्राइब करो तो तुम उसे एक तरीके से टास्क दे रहे हो और इंसान साइकोलॉजिकली टास्क से, काम से दूर भागता है। लेकिन जब तुम उन्हें कुछ एक्सक्लूसिव या इंपॉर्टेंट होने का एहसास दिलाते हो तो वो खुद से काम पे लग जाते हैं। ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तक तुम्हें कोई रीजन नहीं मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर काम को करने का, तब तक तुम उसे नहीं करोगे। व्यूअर भी ऐसे ही सोचता है। पार्ट 4, सीटीए साइकोलॉजी। सीटीए देने का सही वक्त अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग होता है। रील्स में एंड के लास्ट 2-3 सेकंड्स में सीटीए आता है या फिर कमेंट सेक्शन का सहारा लो। यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म में 2 जगह सीटीए स्ट्रॉन्ग काम करता है। पहली जगह वीडियो के 70% मार्क पे, जब तुमने कोई बहुत बड़ा वैल्यू बॉम्ब फोड़ा हो, उस मोमेंट पे व्यूअर इमोशनली हाई होता है। वहां अगर ऐसी और ब्रेकडाउन चाहिए तो सब्सक्राइब करो, नेचुरली फिट बैठता है। दूसरी जगह एंड में बिंज ब्रिज
के साथ। ये कुछ ऐसा साउंड करता है। ये तो शुरुआत थी, असली गेम अगली वीडियो में है। सब्सक्राइब करके मिस मत करना। हमेशा याद रखो, वैल्यू फर्स्ट, आस्क लेटर। पहले उन्हें उतना ज्ञान दे दो, पहले उनकी उतनी मदद कर दो कि वो एहसानमंद फील करें। उस इमोशनल हाई, उस पीक मोमेंट पे जब तुम सब्सक्राइब करने के लिए बोलोगे तो उनका हाथ ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब बटन पर जाएगा ही जाएगा। ये ट्रेड है, ये भीख नहीं है। तुमने उनको वैल्यू दी, वो बदले में तुम्हें सब्सक्राइब करेंगे। ये एक फेयर डील है। एक प्रैक्टिकल बात, YouTube तुम्हें एंड स्क्रीन्स देता है लास्ट 5 से 20 सेकंड्स में। उसमें तुम अनदर वीडियो, प्लेलिस्ट या सब्सक्राइब एलिमेंट प्रमोट कर सकते हो। तो तुम्हारी वर्बल सीटीओ और ऑन स्क्रीन वीडियो मैच होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे काम करता है कि तुम बोल रहे हो थंबनेल चैप्टर देखो, लेकिन एंड स्क्रीन पे वो थंबनेल चैप्टर वाली वीडियो है ही नहीं, कोई और वीडियो लगा दी है। ये एक बहुत छोटी सी गलती है, पर कई बार लोग कर देते हैं। मॉड्यूल 3 स्क्रिप्टिंग चीट कोड्स यहाँ खत्म होता है। मैंने तुम्हें प्लेटफॉर्म की साइकोलॉजी समझाई, हुक से आग लगाना सिखाया, जीरो फ्लफ रील फॉर्मूला सिखाया, वॉच टाइम इंजन सिखाया, एनालॉजीज से दिमाग खोलना सिखाया, ओपन लूप्स और इमेजिन करो से व्यूअर को हिप्नोटाइज करना सिखाया, डोपामीन रिसेट से विजुअल्स का ब्लूप्रिंट बनाना सिखाया, और अब बिंज ब्रिज से ऑडियंस को लूप में फंसाना सिखाया। स्क्रिप्टिंग सिर्फ बोलना नहीं होता, स्क्रिप्टिंग व्यूअर के दिमाग को गाइड करना होता है। एक नए क्रिएटर और प्रोफेसर ऑफ हाउ में सबसे बड़ा फर्क यही है कि मैं शब्दों से वीडियो नहीं बनाता, मैं साइकोलॉजी से रिटेंशन बनाता हूं। अब तुम्हारे पास पूरा आर्सेनल यानी कि पूरा का पूरा हथियारों का गोदाम है। माइंडसेट सेट है, आइडियाज वैलिडेटेड है और स्क्रिप्ट लीथल है। जानलेवा स्क्रिप्ट लिखने का तुम्हें आइडिया मिल चुका है। अब तुम्हारा फाइनल एक्शन स्टेप, अपनी किसी पुरानी वीडियो की स्क्रिप्ट उठाओ या जो तुम अभी लिख रहे हो उसे चेक करो। पहला, कट द ड्रैग। आखिरी 30 सेकंड में जितनी भी प्लीज, थैंक यू, मेहनत की है वाली बकवास है ना, उसे बेरहमी से काट दो। दूसरा, क्रिएट अ बिंज ब्रिज। अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली अगली वीडियो का एक ओपन लूप स्क्रिप्ट के एंड में लिखो। तीसरा, नेचुरल सीटीए। एक ऐसी फाइनल लाइन लिखो जो उन्हें परमानेंट लॉ का एहसास दिलाए। पर एक कातिलाना स्क्रिप्ट तब तक बेकार है जब तक उसे सही तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए। अगली बार जब हम मिलेंगे, हम शुरू करेंगे मॉड्यूल 4। वहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैमरा के आगे अपनी पर्सनैलिटी कैसे लानी है और विजुअल्स से व्यूअर की आंखों को कैसे हिप्नोटाइज करना है। मॉड्यूल 3 मास्टर्ड। अब असली खेल शुरू होगा प्रेजेंटेशन का। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। सी यू इन द मॉड्यूल 4, द फिल्मिंग चीट कोड।